Let's start with the first topic, people. लास्ट क्लास में आपका एक टॉपिक हमने कर दिया था, फिनिश हो गया था, अपीयरेंस एंड प्लेटिंग्स पार्ट 1 एंड पार्ट 3. अभी जो करेंगे वो है आपका लेसन नंबर 8, अपीयरेंस एंड प्लेटिंग्स पार्ट 2. ओके, आई रिपीट, आपका जो फिलहाल अभी चैप्टर है, लेसन है, वो है अपीयरेंस एंड प्लेटिंग्स पार्ट 2. थ्योरी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल कंटेंट है और थ्योरेटिकल ये टॉपिक है. तो ऑब्वियसली आपके हाथ में आपकी बुक्स होनी चाहिए. जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स निकाल लीजिए. इश्यू तो सबको हो गई होंगी ना. ओके, एवरीवन मस्ट हैव रिसीव्ड द बुक्स, राइट? ओके. अच्छा, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि सर हमें वो आपने वो सीएस का जो ड्राफ्टिंग मॉड्यूल मिला हुआ है वो ड्राफ्टिंग मॉड्यूल से पढ़ना ही नहीं पढ़ना. मैंने बताया था स्टार्टिंग में मॉड्यूल से बिल्कुल नहीं पढ़ना ही नहीं है. ओके, मॉड्यूल आपके वैसे तो पतला सा है, पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, मना नहीं है. मॉड्यूल ऑब्वियसली पढ़ने के लिए ही होते हैं. But if you don't have enough time for the module, because your exams are just near about to come in December 2014, so you don't have enough time for the modules. So don't go through with the modules. उसकी जरूरत भी नहीं है. इसी बुक को पढ़ के स्टूडेंट्स के got 75 marks or 77 marks and one of the student got 63 marks around. अच्छे मार्क्स आए हुए हैं. तो पास होना तो दूर की बात है, इसमें स्कोर कर सकते हैं आप अच्छी तरह. इसको पढ़ना है, स्कैनर को पढ़ना है, वो तो खैर मैं कई बार बता चुका हूं आपको. तो अगर आपको नहीं याद है हम दोबारा इसको पढ़ेंगे. ठीक है, फिलहाल हम टाइम वेस्ट नहीं करते. फिलहाल हम जल्दी चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अपने सेल फोन को साइलेंट कीजिएगा जैसे कि मैं कर रहा हूं. और यस, वी हैव डन फाइन. तो वी लेसन नंबर 8 एंड पेज नंबर 124 एंड पेज नंबर 124 पे आपका है अपीयरेंस एंड प्लेटिंग्स. टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरुआत करते हैं. पहली हेडिंग है हमारी अपील्स की. आखिर ये अपील क्या होती है? अपील का मतलब समझिएगा. अपील का मतलब होता है जब भी हम मुकदमा हार जाते हैं, यानी कि जब भी आप कोई मुकदमा हार जाते हैं, तो मुकदमा हारने के बाद आपको अभी भी अगर गुस्सा आता है कि भाई हम मुकदमा क्यों हार गए, आखिर हम केस क्यों हार गए, तो आप अपर कोर्ट में जाकर एक दोबारा से एप्लीकेशन डालते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं और बोलते हैं अपर कोर्ट को, अपर कोर्ट नीचे वाले कोर्ट ने हमारे खिलाफ सुनाया है फैसला, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया, हमें लगता है कि हम सच्चे हैं और हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, और नीचे वाले कोर्ट ने यानी कि निचली अदालत ने शायद ठीक से हमारी बात को नहीं सुना. तो अपर कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करते हैं, कोर्ट प्लीज हमारी बात सुनिए और हमारे कोर्स को दोबारा से देखिए और हमें अपना कोई नया फैसला सुनाइए. तो अपर कोर्ट में जो आप ये रिक्वेस्ट डालते हैं, उस रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं अपील. अंडरस्टैंड? दूसरा एक वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं सूट. सूट का मतलब आपको पता है, सूट का मतलब होता है मुकदमा. जो सूट वर्ड है, इस सूट को हम एक वर्ड और बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट. द वर्ड इज प्लांट. जो मुकदमा करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ. आप जानते ही हैं प्लेंटिफ. और जिसके ऊपर मुकदमा किया हुआ है उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट. बिल्कुल, डिफेंडेंट. ठीक है जी. चलिए, हमने 3-4 वर्ड समझे यहां पे. एक सूट, मुकदमा, सूट करने वाला प्लेंटिफ, जिसके ऊपर सूट किया है डिफेंडेंट. ओके. अब अगर आप मुकदमा जीत गए, इससे बड़े कोई बात ही नहीं है सर, लेकिन भगवान ना करे अगर आप कोई को लाइफ में कोई मुकदमा हार जाते हैं, तो आप इसके अपर कोर्ट में जाते हैं और अपर कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगाते हैं और बोलते हैं अपर कोर्ट से, सर मेरी दरख्वास्त यानी कि याचिका दर्ज करते हैं. हिंदी बोलते हैं याचिका दर्ज करते हैं. तो अपर कोर्ट में जो आप करते हैं वो डालते हैं अपील. अंडरस्टैंड? तो अपील जहां डाल रहे हैं अपर कोर्ट में, उस अपर कोर्ट को हम बोलते हैं एपेलेट अथॉरिटी. याद रखिएगा, एपेलेट अथॉरिटी. एपल अथॉरिटी वो वर्ड है, एप्पल नहीं, एपेलेट. ओके, एपेलेट अथॉरिटी वो वर्ड है हाँ, जहां पर हमेशा अपील की जाती है. wherever you file the appeal is known as appellate authority. और जो इंसान अपील करता है उसको हम बोलते हैं appellate. the word is appellate. ओके, तो हमारे पास 5-6 बातें हो गई. जो सूट फाइल कर रहा है वो प्लेंटिफ, जिसके ऊपर सूट फाइल किया है वो डिफेंडेंट. सूट का मतलब होता है मुकदमा. हार गए और उसके ऊपर अब हमने अपील करवाई है. अपील करवाई है हमें एपेलेट अथॉरिटी में, यानी कि एपेलेट कोर्ट में, और जिसने अपील करवाई है उसका नाम है एपेलेंट. द वर्ड इज एपेलेंट. ओके. 7वीं बात, जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेंट. ठीक है जी, एप्लीकेंट. कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा होता है, मुकदमे चलने को हम बोलते हैं प्रोसीडिंग. प्रोसीडिंग का मतलब होता है कोर्ट की कार्यवाही, कोर्ट प्रोसीडिंग्स. ठीक है. एक वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं प्लीडिंग्स. प्रोसीडिंग नहीं, प्लीडिंग्स. प्लीडिंग्स वर्ड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, पुराने लेक्चर्स को देखा आपने ध्यान से अगर तो
प्लीडिंग्स का मतलब फिर बता रहा हूं, इसका मतलब होता है मुकदमा लड़ना और रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में कोर्ट के सामने अपने अटैक या अपने डिफेंस के पॉइंट्स रखना। तो जो आपने ड्राफ्ट किया है, जिसमें ड्राफ्ट करने के बाद आप कोर्ट में वो चीजें रखते हैं जिससे आप शायद कोई मुकदमा जीत सकते हैं, या जिनसे आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं उनको आप बचाव पक्ष में रखते हैं, उन पेपर्स को हम बोलते हैं प्लीडिंग्स। और जो बंदा वो प्लीडिंग्स के डॉक्यूमेंट्स रखता है उसको हम बोलते हैं प्लीडर। द वर्ड इज प्लीडर, ठीक है जी, यानी कि एडवोकेट। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारे पास 7-8 वर्ड्स हो गए आपको समझाने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारा चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर का नाम है अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स। अपीयरेंस का मतलब है कोर्ट के सामने पेश होना, अपीयर होना और अपनी कार्यवाही करना, यानी कि प्लीडिंग्स वगैरह करना। यू गॉट दिस? सिंपल? सिंपल है जी। चलिए अब जरा पढ़ना शुरू करते हैं। अपील का आखिर मतलब क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज आपको शायद बताया था मैंने पहले भी, अपील करना आपका कोई अधिकार नहीं होता। देखिए कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी अगर आप केस कोई हार भी जाते हो ना, तो केस करने के बाद ऊपर जो अपर कोर्ट में जब जाते हो तो अपर कोर्ट आप ही कभी कभी अपील रिजेक्ट कर देता है। आपने पढ़ा हुआ है बचपन में एग्जीक्यूटिव में, लाइक से सीपीसी एंड सीआरपीसी, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। जब भी कोई मुकदमा करते हो, जैसे मैंने कुछ गलत काम किया और आपने उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे फीस ले ली, लेकिन फीस लेने के बाद आपका मैंने कोर्स खत्म करवाने से मना कर दिया। चलिए जी, अब आप मेरे ऊपर केस करवाना चाहते हो, आप मेरे ऊपर केस करते हो। कहां पर करोगे केस? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना भी बड़ा केस हो, जितना भी हाई प्रोफाइल केस हो, स्टूडेंट्स कहते हैं सर इतना बड़ा केस है, क्या हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? ध्यान रखना, जितना भी बड़ा केस हो, वट एवर द बिगेस्ट केस वुड बी, अगर मायावती का मर्डर भी हो जाए ना, भगवान ना करे, या और भी हमारा क्या जाता है, अगर मायावती का किसी ने खून भी कर दिया ना सर, ये केस भी लोअर कोर्ट में जाएगा पहले, और लोअर कोर्ट से फिर सेशन कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि छोटे से अपर कोर्ट में जाता है। कोई भी मुकदमा डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, सिवाय एक चीज के, अगर आप कोई बंदे के ऊपर, कोई पार्टी के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि उसने आपके संवैधानिक अधिकार के ऊपर अटैक किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अटैक किया था, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको तोड़े गए थे जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, फिर यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। ओके, और फंडामेंटल राइट्स अगर आपके इन्फ्रिंज किए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज करने के ऊपर आप जो केस करते हो, जो पिटिशन डालते हो, उसको बोलते हैं रिट्स। आपको पता है, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ क्यो वारंटो एंड रिट ऑफ हबीज कॉर्पस एंड एवरीथिंग। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अगर रिट्स की बात नहीं हो रही, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हो रही है, ओके, तो जब भी कोई मुकदमा करना होगा तो उसके लोअर कोर्ट में हमेशा जाएगा। ओके, उस एरिया के हमेशा लोअर कोर्ट में जाएगा। तो मैं बात करता अपने मुकदमे की, इफ यू वांट टू टेक एन एक्शन ऑन मी, आपने मेरे ऊपर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद आप लोअर कोर्ट में गए, चांस की बात है आप मुकदमा हार गए, मुकदमा हार गए, ऑब्वियसली बात है, मेरे पे एक्शन लोगे तो ऑब्वियसली हार नहीं है। ओके, मैं तो एडवोकेट हूं, मैं साइबर लॉयर, मैं कंपनी सेक्रेटरी। तो लेट्स से आप मुकदमा हार गए जी। सो क्या करेंगे? अपील करेंगे। अपील किया आपने, अपील कहां करेंगे? अपर कोर्ट में। लेकिन अपील ऐसे नहीं हो जाती। ओके, 2-3 वर्ड आपने पढ़े थे बचपन में, डिक्री और ऑर्डर और जजमेंट। कोर्ट का फैसला आया, डिसीजन आया, आपने कोर्ट से पूछा, जज साहब क्यों हार गए हम, बता तो कम से कम। जज ने बोला, ये लो पेपर पकड़ो, ये डिग्री है मेरी, ये बंदा केस जीत गया और तुम केस हार गए। आपने कहा सर ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है, ये 2 पन्ने आपने पकड़ा दिए मुझे, इस पर लिखा हुआ है मैं केस हार गया। इस पेपर को हमने बोला है डिग्री, जो कोर्ट ऑन द स्पॉट सुनाता है फैसला। डिग्री, डिग्री नहीं डिक्री, पढ़ा है आपने सीपीसी में। आप बोलते हो कोर्ट से सर ये तो बता दो मैं केस क्यों हार गया, कोर्ट बोलता है ओ इतना टाइम नहीं पड़ा हमारे पास, डिटेल समझने हैं ना, डिटेल जो समझने हैं वो बाद में समझ लेना, और अपनी पूरी फाइल जो है वो फाइल बाद में ले लेना खिड़की नंबर 12 से 1 हफ्ते के बाद। आप बोलोगे अभी क्यों नहीं सर, कोर्ट बोलता है वो प्रिंटिंग में टाइम लगता है यार, आप बोलो ठीक है सर। हफ्ते भर बाद आप केस हार गए हो सर, आपको चिंता है, मैं तो डांस कर रहा हूं, मैं तो केस जीत गया। 1 हफ्ते के बाद आप खिड़की नंबर 12 पे आते हो, बाबू वगैरह को जो भी 50-100 देते हो, वट एवर।
और खिड़की पे आने के बाद आप उससे बोलते भाई मेरी फाइल लेकर आओ। वो कहता केस नंबर क्या था, आप कहते केस नंबर था 2065। चलो जी 2065 की फाइल लेकर आओ। वो बाबू फाइल लेकर आया। लाल रंग की फाइल होगी, लाल रंग ऐसे रिबन लगा होगा और ये इतनी मोटी सी फाइल है। ये फाइल आपने क्या, ये फाइल मैंने भी ली होगी। इस फाइल को बोलते हैं जजमेंट, द जजमेंट फाइल, जजमेंट फाइल। अगर इसमें क्या लिखा होता है जरा सुनेगा। इसमें लिखा होता है मुकदमा कब शुरू हुआ था, मुकदमा कब खत्म हुआ, किन किन डेट को प्रोसीडिंग हुई, हमारा केस नंबर क्या है, कौन कौन से विटनेस आए, विटनेस के नाम क्या थे, विटनेस ने क्या क्या बोला, विटनेस ने कौन कौन से बयान दिए यानी कि टेस्टिमोनी दी, कौन कौन से एविडेंस सर्कमस्टेंशियल थे, कौन से एविडेंस प्राइमरी थे, कौन से एविडेंस हमारे सेकेंडरी थे, कौन से हमारे एविडेंस रेस गेस्टी थे, कौन से रेलिवेंट फैक्ट्स थे, फैक्ट इन इशू एग्जैक्टली में क्या क्या था, अंडरस्टैंड। और आखिर क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जज को साहब को लगा कि मैं केस जीत गया और आप केस हार गए। वो सब रीजंस वहां पे लिखे होंगे। कह सकता हूं कि फाइल ये छोटी सी नहीं बल्कि मोटी सी होगी। ऑब्वियसली बात, जितना लंबा केस चलेगा उतनी लंबी फाइल होती है। शायद 50, 100, 200, 500, 1000 पन्ने भी हो सकते हैं। ये मोटी सी फाइल बनती है। ये कोई जजमेंट फाइल है और आप इसको घर ले जाकर आराम से पढ़ते हो, या आपका एडवोकेट, आप क्या पढ़ते हो इसके, आपका एडवोकेट पढ़ता है कि आखिर क्यों, मतलब क्या रीजन था। जज तो आपको मोटा मोटा रीजन बता देता है, लेकिन उसके बाद फाइल आपको कहता है वहां से ले लेना। ठीक है जी, समझ में आया क्या हुआ। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको, अगर आप ये कहना चाहो कि सर डिक्री जो आया था, डिक्री तो स्टार्टिंग में जब कोर्ट का आया फैसला उसको डिक्री हमने बता दी, डिक्री आ गया, फैसला आ गया। तो डिक्री का इलैबोरेटेड, ओके, इलैबोरेटेड वर्जन जो है वो उसको हम बोलते हैं जजमेंट। आंसर इज यस, ऐसे बोल सकते हो आप। द इलैबोरेटेड वर्जन ऑफ डिक्री इज नोन एज जजमेंट, रिटन फॉर्म में। आंसर इज यस, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को छोड़िए, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा मैं, ऑर्डर आपने शायद पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव वगैरह में, ऑर्डर की बात हम कर लेंगे आगे जाके, अंडरस्टैंड। चलिए, अब अपर कोर्ट में आप क्या करवाओगे, अपील करवाओगे। सर अपील करवाने के लिए अपर कोर्ट को क्या अभी बोल दोगे, अपर कोर्ट, इस बंदे ने मेरे से फीस ले ली थी लेकिन मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट करवाया। अपर कोर्ट बोलता है ओ भाई तेरा केस क्या है बता तो सही। आप बोलते हो सर अच्छा रुक जाओ बताता हूं, और पन्ने पढ़ पढ़ के पूरा पूरा बता रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। नीचे से कॉपीज निकलवाने के बाद, यानी कि लोअर कोर्ट से कॉपीज निकलवाने के बाद आपको जजमेंट की कॉपी जमा करवानी पड़ती है अपर कोर्ट में। अपर कोर्ट कहता है फाइल भी जमा कर दो, देखते हैं तुम्हारा केस कितना स्ट्रांग है। अपर कोर्ट के जज वगैरह ने जो भी है वहां पे काउंसिल बैठा हुआ है, काउंसिल ने आपकी फाइल के पन्ने पलटे, जिसमें शायद 1 या 2 महीने खराब हो जाएंगे, और 1-2 महीने के बाद या शायद 2-3 हफ्ते के बाद लगता है अपर कोर्ट को कि आपका केस एवं ही बेकार है। अच्छा वो आप हार गए, आपको हारना ही था, तो अपर कोर्ट आपका अपील क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अपर कोर्ट को लगता है नहीं यार बंदे के साथ वाकई में नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है, इसको केस जीत जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों हार गया। शायद लोअर कोर्ट ने इसके पॉइंट्स को ठीक से देखा नहीं, तो अपर कोर्ट बोलता है कि हाँ जी आपकी अपील जो है एक्सेप्ट कर दी जाती है। अपील की जो भी फीस बनती है कोर्ट फीस, वो कोर्ट फीस आप जमा करवा दीजिए, 50,000 70,000 जो भी है। जो अगर आप केस जीत गए, अपील जीत गए, तो आपकी रिफंड हो जाएगी। आप जाते हो, आप पेमेंट करते हो कोर्ट वगैरह में, नया एडवोकेट अपॉइंट करते हो क्योंकि पुराने एडवोकेट की वजह से आप हार गए थे, जो भी आपकी मर्जी है, और फाइनली आपने वहां पे अपील करवाई। अब अपील की मुकदमा चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल वर्जन क्या होता है, अपर कोर्ट में अपील करवाने से पहले लोअर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, और लोअर कोर्ट से बोलना पड़ता है कि लोअर कोर्ट ऊपर अपील करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। लोअर बोलता है हाँ ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो लोअर कोर्ट से हमने परमिशन ले ली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर लोअर कोर्ट ने जब सुनाया था फैसला, तो आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया था, मान लीजिए कोई फाइन 50,000 का जुर्माना या 2,000 का जुर्माना, क्योंकि आप केस हार गए थे ना, ऑब्वियसली मैं जीत गया था, जो भी है एग्जाम्पल ले रहे हैं, बुरा मानने वाली क्या बात है। तो कभी भी अगर कोर्ट, लोअर कोर्ट जहां पर केस हार गए वहां पे आपके ऊपर जुर्माना का लगा दिया था, तो ऊपर अपील करने से पहले आपको लोअर कोर्ट में पहले उस टोटल जुर्माने का 1/4 अमाउंट जमा करवाना पड़ता है। यानी कि 50,000 लगाया था, 50 का 1/4 कितना हुआ, लगा लो जो भी है 20,000, 25,000 वटेवर, 15,000 के आसपास जो भी है। तो आपको 15-18,000 के आसपास जो भी अमाउंट बनता है पहले लोअर कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा, और वो अमाउंट जो है जमा करवाने के बाद फिर आप अपर कोर्ट में अपील करवाना। अंडरस्टैंड, एवं अपील करवाना अलाउड नहीं होता। ओके, अगर अपील करवाएंगे तो मुझे जरूर मिर्ची लगेगी, मैं कहूंगा तेरी ऐसी अपील करवाता है, चल कोई नहीं, और मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं कि तुम्हें लोअर कोर्ट में क्या हरा दिया, मैं तुम्हें अपर कोर्ट में भी हरा दूंगा। आप बोलते हो आजा खड़े में, चांस की बात हो सकता है मैं अपर कोर्ट में हार जाऊं। अंडरस्टैंड।
पॉइंट समझ में आया क्या हुआ? तो अब हम उन टर्म्स की बात करें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लोअर कोर्ट में आप कौन थे? लोअर कोर्ट में आपने केस किया था मेरे ऊपर, आप तो प्लेंटिफ थे। मैं कौन था? मैं डिफेंडेंट था। ओके, विनर कौन? मैं। लूजर कौन? आप। आपने ऊपर क्या किया? अपील की। ऊपर वाला कोर्ट क्या को क्या बोलेंगे? एपेलेट कोर्ट या एपेलेट अथॉरिटी। आपको क्या बोलेंगे? अपेलेंट या प्लेंटिफ? एपेलेंट, क्योंकि आपने अपील की थी। और मैं कौन? मैं तो डिफेंडेंट ही था। अंडरस्टैंड? और आपने जब अपर कोर्ट में अपील डाली थी तो आपने क्या बनाए होंगे? पेपर्स कुछ और भी बनाए होंगे, एक्स्ट्रा बनाए होंगे पेपर्स वगैरह। तो वो क्या हो गए? पेपर्स प्लीडिंग्स हो गई आपकी, डॉक्यूमेंटेशन हो गए आपके। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इन वर्ड्स को कहां पे इस्तेमाल करते हैं? तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बड़े ध्यान से पेपर्स बनाने होते हैं, वरना केस हार सकते हो आप। पढ़ लिया? एक वर्ड और, फिर हम इस बुक्स की बात करेंगे। एक वर्ड और, कुछ ऐसे भी मुकदमे होते हैं जहां पर आपको अपील अलाउड नहीं होती। जब आप लोअर कोर्ट में मुकदमा हार जाते हो तो लोअर कोर्ट ब्रैकेट में ये भी बोल देता है इस मुकदमे के ऊपर अपील अलाउड नहीं है। वो लॉ में लिखा होता है एक्चुअली, कौन कौन मुकदमे होते हैं उनके ऊपर अपील अलाउड नहीं होती। अपील अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सेम कोर्ट में दोबारा जाते हो और लोअर कोर्ट में जाके बोलते हो सर अपील अलाउ कर दो ना, अपर कोर्ट में जाना है, अपील करवानी है। लोअर कोर्ट बोलता है नहीं भाई, अपील शपील अलाउड नहीं है, बहुत परेशान करते हो तुम, नो अपील्स आर अलाउड। आप बोलते हो सर अपील अलाउड नहीं है, लेकिन हमें नए सबूत मिले हैं, नए विटनेस मिले हैं, नए फैक्ट्स मिले हैं, और अब लगता है कि पुराने जो हमारे पास सबूत थे उनसे मैं केस हार गया था, तो अब नए सबूत मेरे पास आए हैं, नया चीज मिला है, नए फैक्ट्स मिले हैं, और अब मैं केस जीत सकता हूं, प्लीज मुझे अपील अलाउड कर दो। कोर्ट बोलता है अच्छा नई नई चीजें आई हैं। हम बोलते हैं हाँ जी सर नई नई चीजें मिली हैं, जिस चाकू से मर्डर हुआ था वो चाकू अब मिल चुका है। ओके, जिस बंदे का मर्डर हुआ था उस बंदे का अब सेलफोन मिल चुका है। अगर ये सेलफोन, ये रिकॉर्डिंग और अगर ये वीडियो अगर हम दिखा देते पुराने वाले केस में तो हम ये केस ना हारते। अब बोलते कोर्ट कहता है हाँ यार बात तो सही है, लेकिन तो एक काम करते हैं, तुम्हारी फाइल रीओपन करते हैं, तुम्हारी फाइल दोबारा से खोलते हैं, तो तुम्हारी फाइल दोबारा हम खोलेंगे और इसको दोबारा देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिव्यू। आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में 3 वर्ड होते हैं, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस। तो रेफरेंस भूल जाइए, रिवीजन भूल जाइए, मैं रिव्यू की बात कर रहा हूं। सेम कोर्ट में आप तब जाते हो जब आपको नए फैक्ट्स मिलते हैं, नए प्रूफ मिलते हैं, नए एविडेंस मिलते हैं, और वो एविडेंस, वो फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपके केस जीतने के चांस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो उन चीजों को समझने के लिए, उन चीजों को देखने के लिए, उन चीजों को परखने के लिए, या उन चीजों को कंसिडर करने के लिए आप सेम कोर्ट में जाते हो और नॉक करते हो। इन दैट केस दिस इज नोन एज रिव्यू। देखा जाए दोबारा से आपने जो किया, कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो सूट फाइल किया, हमें दोबारा सूट फाइल किया दूसरी पार्टी के ऊपर या मेरे ऊपर, तो मैं बोलूंगा सूट फाइल तो पहले हुआ था, ये तो ऑलरेडी सूट फाइल था और आप मुकदमा हार गए थे, और मुकदमा हारने के बाद आपको नई फैक्ट्स मिले, नई आपको सबूत मिले, और आप दोबारा वापस जब गए तो सर मुकदमा थोड़ी ना किया है आपने, मुकदमा तो आप पहले ऑलरेडी हार चुके हैं, ये आपने उस कोर्ट को रिक्वेस्ट डाली है सर दोबारा एक बार देख लीजिए, रिव्यू दोबारा से व्यू कीजिए। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास अब 10-11 टर्म्स हो गए। रिव्यू वर्ड का भी मतलब आपको समझ में आ गया। अगर रिव्यू ना होता तो आप जानते हैं सेम कोर्ट में जाने के लिए आपको मना किया जाता है। आई रिपीट, आप जानते हैं कि अगर आप एक कोई केस अगर हार जाते हैं, कोई अगर आप मुकदमा अगर हार जाते हैं तो आपको सेम कोर्ट में जाना अलाउड नहीं होता। ये आपने पढ़ा हुआ है सीएस एग्जीक्यूटिव में रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल के अंदर। रेस जुडिकाटा आपको याद होगा कि इन अ केस यू लूज एनी सूट दैट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर टू द सेम कोर्ट अगेन। लेकिन कह सकता हूं रिव्यू रेस जुडिकाटा का एक्सेप्शन हो गया। आंसर इज टोटली यस। रेस जुडिकाटा जो है इसका एक्सेप्शन है रिव्यू, क्योंकि रिव्यू में आप सेम कोर्ट में जाते हो। चलिए जी, आपको समझ में आ गई होंगी बहुत सारी बातें। अपील का टोटल एक ओवरव्यू, अपील क्या हो रही है, अपील कैसे हो रही है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, अपील जैसे आप करवा रहे हो ना, लोअर कोर्ट में करवाई, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, अपर कोर्ट से उसे अपर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। टॉप में कहां होती है अपील? टॉप में हाई कोर्ट, उसके बाद कहां पे? यस, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपील होती है क्या? हाँ जी बताइए, चलिए कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपील होती है? या सुप्रीम कोर्ट इंडिया का टॉप कोर्ट है, उसके ऊपर सर अपील थोड़ी ना होगी? उसके ऊपर अपील कहां होगी? आसमान में चले जाएंगे, भगवान बचा ले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अपील नहीं होती सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जगह और होती है जहां हम जा सकते हैं, वो क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हम एवी मुंह उठा के नहीं चले जाएंगे। एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हम सिर्फ तभी जाते हैं, एक केस में जाते हैं, जब किसी भी इंसान को ही होती है कैपिटल पनिशमेंट। व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? यानी कि सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट। अगर किसी को सजाए मौत हुई है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिल्ली रेप केस हुआ था 1.5-2 साल पहले, तो दिल्ली रेप केस में ऑल द 4 to 5 कल्प्रिट्स वर देयर, तो दे गॉट द कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो अपील डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कंफर्म द सेम थिंग कि भाई उनको कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और जगह नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, कुछ और इल्जाम लगा है, और वो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस हार गया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के ऊपर आप प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट के पास अगर आपको जाना है तो सिर्फ एक केस में चलेगा, सजाए जब मौत हो रही है, जब आपका वो कैपिटल पनिशमेंट आपको हुआ है, हैंग टिल डेथ हुआ है, ओके। लेकिन प्रेसिडेंट के पास अपील नहीं जाती। ये बहुत लोगों का कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर बंदा केस हार गया सजाए मौत का, तो ऊपर प्रेसिडेंट के पास अपील करते। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट के ऊपर आप अपील नहीं करते, ओके। प्रेसिडेंट के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हो, ओके। एक रिक्वेस्ट लेटर डालते हो, एक प्रार्थना डालते हो कि सर सुप्रीम कोर्ट ने हमें तो लटका दिया है, प्लीज आप हमें बचा लो। और फिर प्रेसिडेंट सोचता है कि इन 4-5 बंदों ने क्या काम किया है, इसको छोड़ देना चाहिए या लटका देना चाहिए, ओके। चलिए अब आते हैं बुक्स के अंदर। सर आपकी नजर बुक्स के अंदर होनी चाहिए, फटाफट फटाफट। इस बुक्स को आपने देख लिया, फिर मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं, बुक्स को देखिए। चल चैप्टर नंबर 8 अपील्स। मैं चाहता हूं अपील्स के जो 2 लाइन है ना, उस 2 लाइन का मतलब पढ़ लो पहले आप। रीड द मीनिंग प्लीज। वो 2 लाइन छोटी सी 2 लाइन है, मीनिंग पढ़िए। पढ़ लीजिए। चलिए, तो अपील क्या है? अपील एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रार्थना पत्र, ओके, रिक्वेस्ट लेटर। तो अपील एक एप्लीकेशन है जो डाली है बाय अ पार्टी रिक्वेस्ट। कहां पर? जिसमें आपने पार्टी ने रिक्वेस्ट की है किसको? अपीलेट कोर्ट को। अपीलेट कोर्ट मतलब अपर कोर्ट, ऑब्वियसली, जहां पे आपने अपील की है, अपीलेट कोर्ट। टू सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? कैंसिल, कि कैंसिल कीजिए या रिवाइज कीजिए अपना फैसला। फैसला किसका? सब ऑर्डिनेट कोर्ट का। जैसे लोअर कोर्ट ने जो सुनाया फैसला, उसको प्लीज कैंसिल कर दीजिए और अपना फैसला सुनाइए। ये हम कहां बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? अपील, अपीलेट कोर्ट को, ओके, ऊपर जो अपील की है, ओके। आगे काइंड्स ऑफ अपील। कितने प्रकार की अपील होती है? एक सेकंड, सॉरी, जस्ट सेकंड, हाँ, ये कुछ मिसमैच है मेरे ख्याल से। I'm सॉरी, एक गड़बड़ यहां पे हो गई छोटी सी मुझे। एक सेकंड, गड़बड़ है आपकी बुक में, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, पता नहीं मेरी बुक में है प्रिंटिंग मिस्टेक या आपकी बुक में है प्रिंटिंग मिस्टेक। जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली मुझे लगा था हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो आपका अपीयरेंस एंड जो प्लीडिंग्स है वो चैप्टर नंबर 8 है। एक्चुअली वो 7 नहीं है, चैप्टर नंबर 8 है, ओके, चैप्टर नंबर 8 है, नॉट 7। चलिए, अपील, हाँ जी, अपील। काइंड्स ऑफ अपील है सर पहले। द काइंड्स ऑफ अपील, कितने प्रकार की अपील होती है? तो पहली अपील है द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इसमें ठीक कीजिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पे। सिविल प्रोसीजर कोड, CO नहीं है वो, CODE है, ओके, CODE, सिविल प्रोसीजर कोड। तो कहते हैं सीपीसी जो है 1908 वो प्रोवाइड करता है 4 प्रकार की अपील। 3-4 प्रकार की अपील आप करवा सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं साफ साफ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अपील एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ अपील। आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए और आपको एग्जाम में ऊपर अपील का मीनिंग लिख देना है और नीचे जो 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं वो कॉपी पेस्ट कर देने हैं। चलिए, 4 प्रकार की अपील्स में से एक तो अपील बड़ी कंफर्म्ड है, एक अपील हाई कोर्ट में होती है और एक अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। बाकी 2 अपील जो होती है उसका पता नहीं, लेकिन 2 अपील भी बता देता हूं। एक अपील वो होगी सबसे लोअर कोर्ट में मुकदमा हारते हो, अपर कोर्ट में जाओगे, वो पहली अपील हो गई। और सेकंड लास्ट अपील कौन सी होगी? हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट ही होती है। और फाइनल अपील कौन सी होगी? सुप्रीम कोर्ट की होगी। सो 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट हमने ऐसे ही पढ़ लिए, क्योंकि एग्जाम में अगर कॉमन सेंस है तो हम ऐसे ही पॉइंट कर सकते हैं। नंबर 1, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, यानी कि जो असली फैसला आया था उसको अगर हम हार गए
तो उसके ऊपर हम पहली अपील करवाते हैं। जरा पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे, नोट्स पे ना देखिएगा फटाफट, नहीं तो भूल जाएंगे। अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री मे बी प्रेफर्ड फ्रॉम एवरी डिक्री पास बाय एनी कोर्ट। किसी भी फैसले के ऊपर हम डिक्री के आने के बाद किसी भी कोर्ट में एक अपील फाइल करवा सकते हैं। एक्सरसाइजिंग द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन टू द कोर्ट ऑथराइज टू हियर अपील्स। लेकिन उसी कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा जो कोर्ट अपील को सुनने के लिए यानी कि हियर करने के लिए क्या है, ऑथराइज भी है। फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट ऑन द पॉइंट्स ऑफ लॉ एज वेल एज ऑन द फैक्ट्स। ओके, अपने फैक्ट्स के ऊपर लेकर। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, देर इज ऑलवेज अ राइट टू अपील अंटिल एंड अनलेस देर इज स्पेसिफिक प्रोहिबिशन टू सच अ राइट। हम हमेशा अपील करवा सकते हैं। कितनी अच्छी बात बोली गई है, देखिए पॉइंट नंबर 1 की लास्ट लाइन में, इन दिस केस देर इज ऑलवेज अ राइट टू अपील, अंडरलाइन इस लाइन, हमेशा हम अपील करवा सकते हैं, सिवाय एंड अंटिल एंड अनलेस, तब तक करवा सकते हैं जब तक देर इज स्पेसिफिक प्रोहिबिशन टू सच अ राइट, जब तक हमको उस एक्ट में या उस लॉ में अपील ना करवाने के लिए मना ना किया हो। मैंने आपसे बताया था अपील आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमको अपील करवाने से मना कर दिया जाता है कि इस सेक्शन में या इस एक्ट के अंडर में इस सजा के ऊपर आप अपील नहीं करवा सकते। अंडरस्टैंड? तो कहते हैं अपील का राइट आपका हमेशा हो गया। ओके, तो आप निजाम में हो सकता है छोटी सी लाइन के ऊपर ट्रू फॉल्स आ जाए। इज द राइट टू अपील इज द फंडामेंटल राइट? आंसर इज यस और नो। सोच के बताना, क्या अपील करने का राइट आपका एक फंडामेंटल राइट होता है? हाँ जी बताइए। नहीं, अपील करने का राइट फंडामेंटल राइट नहीं होता, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट होता आपका तो सर हमेशा आप लाइफ में अपील करवा सकते थे। लेकिन यहां पर क्या बोल दिया, कभी कभी हम आपके राइट को सप्रेस दबा भी सकते हैं। अगर किसी एक्ट में लिख दिया है अपील नहीं हो सकती, तो मतलब अपील नहीं हो सकती। और अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट को कभी भी नहीं दबाया जा सकता। लेकिन यहां पर हम आपके अपील करने का अधिकार को दबा रहे हैं। इसका मतलब अपील करने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक जनरल राइट है। ओके, चलो, तो पहला अपील क्या हो गया? पहला अपील हो गया आपकी जो डिक्री आई थी, जो फैसला आया था उसके ऊपर वाली अपील। नंबर 2, सेकंड अपील। कहते हैं दूसरी अपील जो होती है वो हाई कोर्ट में होती है। फ्रॉम एवरी डिक्री पास इन द अपील ऑफ बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट वर्ड का मतलब होता है लोअर। तो हाई कोर्ट के नीचे जो लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट में भी अगर आप मुकदमा हार गए तो ऊपर जो अपील होगी वो कहां होगी? हाई कोर्ट में। तो इसको अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें, पॉइंट नंबर 1, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओके, यानी कि पहली अपील है ये, इसके ऊपर अपील कहां जा रही है? हाई कोर्ट में। सेकेंड अपील लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट है वो जो भी फैसला सुनाएगा उस फैसले के ऊपर जो भी अपील जाएगी वो जाएगी हाई कोर्ट के ऊपर। ओके, तो ये कौन सा कोर्ट हो गया? ये हो गया छोटा कोर्ट। इसको हमने क्या बोला है? लोअर कोर्ट। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं बीच बीच में। ओके, मिड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, एंड उसके बाद आता है हाई कोर्ट। तो यहां पे लोअर कोर्ट में उन सारे कोर्ट्स को प्लस कर दिया, मतलब कि एक ही साथ में मिला के चल रहे हैं। आगे बोला कि इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाई कोर्ट आपके अपील को सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसको लगेगा वाकई में कि हाँ कहीं ना कहीं कानून में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तभी हाई कोर्ट आपके अपील को एक्सेप्ट करेगा। ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। ओके, मैंने कहा था कि जो अपीलेट कोर्ट होता है जहां पे अपील करवा रहे होते हैं, कभी कभी आपकी अपील वो रिजेक्ट भी कर देता है। तो देखिए हाई कोर्ट के पास यहाँ पे साफ साफ बोला गया, हाई कोर्ट आपकी अपील एक्सेप्ट तभी करता है जब आपका केस स्ट्रांग होता है और लगता है हाई कोर्ट को कि आपका जो क्वेश्चन है वो फैक्ट्स लॉ के ऊपर है। ठीक है, कानून की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ आई है और आपके साथ यहाँ पे इंसाफ नहीं किया गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट कौन है? एक अपीलेट कोर्ट। आंसर इज यस, मैं बोल सकता हूं और मैंने बोल दिया। चलिए नंबर 3, अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स।
अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स वुड लाई ओनली फ्रॉम द सर्टेन ऑर्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स और इरेगुलरिटी ऑफ द लॉ। ये अलग पॉइंट है। ऑर्डर्स आप जानते हैं, ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स वुड लाई ओनली फ्रॉम सर्टेन ऑर्डर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्ट्स और इरेगुलरिटी ऑफ द लॉ। ओके, देखिए आपने पढ़ा था ना वो डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट। तो डिक्री तो ये आ रही है, डिक्री के ऊपर आ गया अपील। ओके, अगर थर्ड वर्ड जो था वो ऑर्डर था। कभी कभी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह आता है या किसी भी कोर्ट का ऑर्डर आता है और ऑर्डर के ऊपर भी अपील जाती है। जैसे दिल्ली में बड़े साल पहले जो इलीगल घर बने हुए थे उनको तोड़ने का ऑर्डर जारी किया था। जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले थे तो उस टाइम पे जो देते झुकी झोपड़ियां वगैरह बनी हुई थी स्टेडियम्स वगैरह के आसपास, सारी झुकी झोपड़ियों को नदी के आसपास, यमुना के आसपास से तोड़ा गया था, हटाया गया था कि यहां से हटाया जाए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। तो सर मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को गुस्सा आया तो वो अपने इस गुस्से को कैसे शो करेगा। ओके, तो वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील डालते हैं। तो जो ऑर्डर आते हैं उसके अगेंस्ट भी अपील आप डाल सकते हैं अगर आपको कोर्ट का वो ऑर्डर पसंद नहीं है तो। ओके, ध्यान दीजिएगा डिक्री में और ऑर्डर में फर्क क्या है। डिक्री तब होता है जब दो पार्टी लड़ाई कर रही होती है, मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर वाई। लेकिन ऑर्डर लड़ाई के साथ भी आ सकता है और बिना लड़ाई के भी आ सकता है। ऑर्डर आता है हमेशा विद द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के फेवर के लिए। जैसे कि झुग्गी झोपड़ियां हटानी है, स्लम्स एरिया क्लीन करना है पूरा, इसमें क्या कोई पार्टी लड़ाई कर रही है? नो। हाई कोर्ट को बस लगा कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं और ये जगह साफ हो जानी चाहिए। लेट्स से कहीं पे रोड नहीं बनी है और कोई अथॉरिटी रोड नहीं बना रही। ओके, लेट्स से कोई रोडवे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कोई संस्था है वो रोड नहीं बना रही और ट्रांसपोर्टेशन बड़ा बेकार है, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया कि ये नहीं चलेगा हमारे शहर में या कंट्री में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, बेसिकली वो ऑर्डर है। ओके, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ पार्टीज के बीच में, कोई केस नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं हुआ। वो ऑर्डर कोर्ट ने अपने आप निकाला, लगा जब ये मार्केट में होना चाहिए। ओके, तो वो हो गया क्या, वो हो गया ऑर्डर्स के ऊपर। हाई कोर्ट के ऊपर अपील कहां जाती है सर, आप जानते हैं? हाई कोर्ट के ऊपर जाती है अपील एक आध बार तो उंगली गंदी हो रही होती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को प्यार से बोलते हैं एपेक्स कोर्ट। कोई अगर आपसे बोलते ना कि भाई एपेक्स कोर्ट क्या होता है, समझ जाना बात कर रहा है किसी भी कंट्री का जो टॉप कोर्ट होता है। आई रिपीट, किसी भी कंट्री का, अमेरिका हो चाहे यूरोप हो चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री के टॉप में जो कोर्ट होता है, जो टॉप कोर्ट होता है जहां के ऊपर लास्ट अपील जाती है, उस कोर्ट को बोलते हैं एपेक्स कोर्ट। ओके, और एपेक्स कोर्ट का नाम इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये नाम है, ये नाम है कोर्ट का। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की बातें। एन अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिक्री विच हैड बीन पास्ड बाय द हाई कोर्ट्स ऑफ इन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट के बाद जो है अपील जा रही है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या मैं बोल सकता हूं सुप्रीम कोर्ट को भी क्या अपीलेट कोर्ट? आंसर इज ओके। जानते हैं इसको मैंने अपीलेट कोर्ट क्यों नहीं बोला? ये मान लीजिए लाइक इसके बीच में जो कोर्ट्स आ रहे हैं उनको मैंने अपीलेट कोर्ट क्यों नहीं बोला? पता है क्या, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा अपील जाती है। ओके, यहां पर तो हमेशा मुकदमा ही होगा। इसके बीच में भी कुछ कोर्ट्स आते हैं, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह जो भी है, लेकिन वहां पर मुकदमे तो हो सकते हैं। लेकिन सर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा अपील ही होती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कभी भी आप मुकदमा नहीं करवा सकते। तो मुकदमा नहीं करवाना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे हमेशा अपील होती है। अगर आप में से कोई एलएलबी कर रहा है स्टूडेंट और ये एलएलबी करना चाहता है और लॉ की प्रैक्टिस करना चाहता है, पता है बढ़िया लॉयर बनना है ना, बढ़िया लॉयर, या बढ़िया कंपनी सेक्रेटरी बनना है ना, मेरी तरह, ऑनेस्टली मेरी तरह, ऑब्वियसली प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी एट अ यंग एज। ओके, अच्छा हाँ, चीज और बतानी थी आप लोग को। यस्टरडे कल मेरे पास मेल आया और मेल में मुझे अपॉइंट किया गया एज द member of research and publication committee of NIRC ICSI। I repeat, कल मेरे पास मेल आया and I have been appointed as a member of NIRC for the research and publication committee। research and publication committee, research publication committee क्या है, क्या काम करती है,
कैसे काम करती है, होता क्या है इसका मतलब, उसकी बात हम करेंगे कभी या कुछ क्लास वगैरह के बाद। ओके, आप मेरी प्रोफाइल पढ़ सकते हैं, आपकी बुक्स के पीछे की तरफ मेरी प्रोफाइल लिखी हुई है, उसमें ऑलरेडी कमेटी का मेंबर हूं, दैट इज अ ब्रांड बिल्डिंग कमेटी, एंड वन मोर कमेटी वी हैव एडेड ऑन एज अ ब्रांड बिल्डिंग, दैट इज अ रिसर्च एंड पब्लिकेशन कमेटी। ओके, खैर, तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि बढ़िया एडवोकेट बनना है ना, बढ़िया एडवोकेट अगर बनना है तो हमेशा लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ना करें। ओके, जितना गंदा कोर्ट होगा, जितना खज्जड़ कोर्ट होगा, बेकार कोर्ट होगा, उतना सीखने को ज्यादा मिलेगा। आप में से कई स्टूडेंट होता है बनारस के हों, कुछ कोलकाता के स्टूडेंट्स हों, कुछ बॉम्बे के स्टूडेंट्स वगैरह हों, तो सर ये मत समझना कि सुप्रीम कोर्ट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या हाई कोर्ट के किसी जज के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, एक्सपोजर हर जगह बराबर ही मिलता है, बस आप एक्टिव होने चाहिए। जितना गंदा कोर्ट है आपके घर के आसपास, जितना रद्दड़ कोर्ट है, जितना वहां पे भीड़ लगी रहती है, गंदगी है, उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे होगा बात करेंगे। आप कहोगे सर हर केस में तो आप बोलते हो बात करेंगे, करते तो हो नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं करवाता रहता हूं बात आपकी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं फटाफट। अपील कितनी हो गई जी? 3-4 अपील हो गई हमारी, 1 2 3 और एक ऑर्डर वाली थे 4। एग्जाम में इसको सीरियल वाइज लिखना, ऐसे में लिख देना, पॉइंट नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट डाल दिया, पॉइंट नंबर 2 में ये डाल दिया, पॉइंट नंबर 3 में हाई कोर्ट कर दिया। ओके, जो सिस्टमैटिक अपील का वैसे ही डालोगे ना यार, गलत चीज है, नहीं तो मजा नहीं आता ना। चलो नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग अपील्स। हमारा संविधान भी हमको कुछ अपील के लिए अलाउड करता है, और मैंने आपसे कहा था संविधान में अगर अपील आप करवाते हो तो कहां करवाते हो? सुप्रीम कोर्ट में। ओके, क्योंकि अगर आपका संवैधानिक अधिकार कोई खराब होता है, यानी कि फंडामेंटल राइट कोई खराब होते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स खराब होते हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई प्रेशर डालता है और आपका संवैधानिक अधिकार खराब होता है, तो फिर आप कहां अपील करवाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। बताया था ना मैंने कुछ देर पहले, वहां पर लोअर कोर्ट में नहीं बल्कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप, और कभी कभी हाई कोर्ट में भी पढ़ते हैं। नंबर 1, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज। आर्टिकल 132 बोलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एन अपील शैल लाई डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना अलाउड है, वो तो वैसे भी जा सकते हैं। वेदर इन अ सिविल, चाहे सिविल केस हो, चाहे क्रिमिनल केस हो, चाहे कोई और प्रोसीडिंग चल रही हो। If the High Court certify that Article 134A that the case involves a substantial question of law as to interpretation of the Constitution, जब लगता है कोर्ट को कि आपका कहीं ना कहीं लॉ के प्रक्रिया में, यानी कि लॉ के प्रोसीजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब हाई कोर्ट आपको अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, नंबर 2, अपील्स इन द सिविल केसेस। सिविल केस में क्या होगा? आर्टिकल 133 कहता है अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन द सिविल प्रोसीडिंग्स सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। तो कहा गया कि हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट के बाद आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके साथ कोई जरूरत हुआ है इन द सिविल केसेस। सिविल केस और क्रिमिनल केस में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। सिविल केस सारे वो केसेस होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सारे वो केस सिविल केस होते हैं जो जुड़े होते हैं किससे? नॉन क्राइम से, यानी कि नॉन क्रिमिनल मैटर से। ओके, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी का केस है, सिविल केस है, कॉपीराइट केस है, सिविल केस है, ट्रेडमार्क केस है, सिविल केस है, चेक बाउंसिंग केस है, सिविल केस है, डाइवोर्स मैटर्स है, सिविल केस है। ओके, चोरी चकारी है, क्रिमिनल केस है, मर्डर डेकॉइट्स है, क्रिमिनल केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्रिमिनल केस है, डाउरी है, क्रिमिनल केस है, अंडरस्टैंड, ड्रग्स वगैरह के ऊपर कोई केस है, क्रिमिनल केस है। ओके, तो आप समझ गए कि क्रिमिनल केस कहां पर है और सिविल केस कहां पर है। ओके, झगड़ा वगड़ा है, प्रॉपर्टी मैटर्स वगैरह है, कुछ भी, तो उससे सिविल केस वगैरह में आता है। ओके, नंबर 3, अपील्स इन द क्रिमिनल केस। अ लिमिटेड क्रिमिनल appellate jurisdiction is conferred upon the Supreme Court by the article। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्रिमिनल केस को भी डील कर सकता है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केसेस हो। इसको मैं हल्का सा ड्रॉ कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों केस जा सकते हैं, चाहे वो सिविल केसेस चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो। ठीक है जी, आगे बोला गया It is limited in the sense that the Supreme Court has been constituted a court
ऑफ क्रिमिनल अपील इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर डिमांड ऑफ जस्टिस रिक्वायर्ड इंटरफेरेंसेस बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। देखिए वही बात बोली गई है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा, यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं बोल रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट बोल रहे हैं। ओके, हाई कोर्ट तो ये रहा, लेकिन हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया फैसला वो पूरे लैंड के ऊपर, यानी कि पूरी जमीन के ऊपर, हमारी जमीन कौन सी है, भारत, पूरे नेशन के ऊपर। ओके, लॉ ऑफ लैंड का मतलब होता है उस देश का कानून। तो लैंड, लॉ ऑफ लैंड के ऊपर वो कानून, वो जजमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी सुना दिया है उस लॉ ऑफ लैंड के हाईएस्ट कोर्ट ने। तो हमारे केस में जो लॉ ऑफ लैंड का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, और एक बार कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो लॉ ऑफ लैंड के ऊपर पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है। ओके, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट जो होता है वो हर स्टेट में होता है, आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे कि आप जहां रहते हैं, चाहे आप रहते हैं बनारस में, चाहे आप रहते हैं आगरा में, चाहे आप रहते हैं दिल्ली में, अगर आप रहते हैं मुजफ्फरनगर में, कोई रहता होगा शायद बॉम्बे में, ओके कोई रहता होगा शायद असम में, ओके कोई रहता होगा जम्मू कश्मीर में, या कोई नैनीताल में। तो सर हम बोलते हैं ना ये शायद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे शहर कवर हो रहे होते हैं। ओके, तो सर आपके डिस्ट्रिक्ट में बड़े सारे गांव, शहर वगैरह कवर होते हैं। तो जैसे कि मैं इसको समझा देता हूं आपको हल्का सा, कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ऑलरेडी, कोई स्टूडेंट को शायद नहीं पता होगा। मैं इंडिया का मैप बनाना चाहता हूं यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है अब। यस, नहीं अच्छा बन गया यार, अच्छा नहीं है, टेढ़ा है। हाँ पेंटर ना, आप लोग कई सारे स्टूडेंट मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, है ना। होप यू हैव सीन माई पेंटिंग्स, मगध पेंटर राइट। अब मैं बांग्लादेश थोड़ी ना बनाऊंगा मैं। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, ये नेपाल शिपाल है जो भी है, और ये मेरा फेवरेट फ्रेंड पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट सर, जैसे कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो हर एक एरिया को ना डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। तो इसको समझाते हैं ऐसे। ओके, रैंडम है ये मतलब। ओके, इस तरह से पूरा पार्ट बढ़ेगा। अब मान लीजिए यहां पे 5 शहर हैं, इसके बीच में 5 शहर, मान लो 25 शहर आते हैं इसके अंदर। ओके, इसके अंदर देखा जाए ये जो पार्ट है ये केरला है। ओके, ये जो पार्ट है केरला है। केरला के अंदर कितने आ गए एरिया, 1 2 3। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि यहां पर कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए, एक स्टेट के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए। लेकिन सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां इतने बड़े केरला में क्या शहर भी 3 ही होंगे ना, 3 शहर को डिस्ट्रिक्ट बना रखा है, लेकिन 3 शहर थोड़ी ना होंगे। शहर तो यहां पे हो सकता है 30 हो, लेकिन 30 शहर में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस एरिया में जो शहर आते हैं वो शहर के लोग अगर मुकदमा करना चाहते हैं तो कहां जाएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कहीं होगा। इस एरिया के लोग अगर मुकदमा करना है कहां जाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट अलग में जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी। ओके, इस एरिया के लोग अलग जाएंगे। मान लीजिए अगर ये है, ये पूरा गुजरात है, ये पूरा गुजरात है, लेकिन 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात के अंदर, अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पे बड़े सारे गांव, शहर, कस्बे और आते होंगे। यहां अलग से गांव, शहर, कस्बे, सिटी, टाउन, विलेज, बहुत कुछ आता होगा। तो अगर किसी भी इंसान को अगर यहां पे मुकदमा करवाना है कहां जाएगा, इस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। यहां पे करवाना है इस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, यहां पे करवाना है डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, यहां पे करवाना है डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो अपने एरिया के पूरे शहर, टाउन, विलेज, कस्बों को कवर करते हैं
और वहां के किसी भी इंसान को कोई दिक्कत अगर होती है तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर कंप्लेंट दर्ज करता है। अंडरस्टैंड? चलिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आगे हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट होता है हर एक स्टेट में। ये रहा गुजरात, ओके, ये रहा बड़ा सा महाराष्ट्र, ओके, ये रहा कर्नाटका, ये रहा एक तमिलनाडु, ये रहा केरला, ये रहा आपका एमपी, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा हरियाणा, ये रहा पंजाब, एंड दिस इज दिल्ली, एंड दिस इज यूपी, दिस इज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हर एक स्टेट में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट, 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 ओके। और जब भी हाई कोर्ट का फैसला आता है, वो हाई कोर्ट का फैसला अपने ही स्टेट में एप्लीकेबल होता है, वो दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता, ओके। जैसे कि हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, पंजाब का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, यूपी का हाई कोर्ट कहां पर है? इलाहाबाद में। कोई इलाहाबाद का स्टूडेंट है तो उसे पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एमपी का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर में, और कोई स्टूडेंट जबलपुर का है तो, ओके। तमिलनाडु का हाई कोर्ट कौन सा है? चेन्नई हाई कोर्ट, ओके। महाराष्ट्र में कौन सा हाई कोर्ट है? बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है जी। ये सब किताब है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ओके। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट सर एक ही है, दिल्ली में, ये चांस की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया फैसला वो कहां एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। मैं वही समझाना चाहता था आपको कि यहां पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ओके। चलिए, अच्छा, मैंने बताया था ना आपको कि आपके पास अपील करने का जो अधिकार है वो अधिकार कभी कभी मना भी हो सकता है, ओके। फंडामेंटल राइट नहीं होता अपील करने का, ओके। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग बोलती है राइट टू अपील, अपील करने का राइट। बुक्स में आइए फटाफट, बुक्स में आ जाइए। राइट टू अपील, वेदर इनहेरेंट और नेचुरल राइट और स्टैट्यूटरी राइट। कहा गया अपील करने का अधिकार क्या हमारे पास इनहेरेंट है, यानी कि बचपन से है, यानी कि पैदा होता ही आ जाता है, एंड नेचुरल राइट, क्या वो नेचुरल राइट मिलता है या कोई लॉ में वो अधिकार दिया है? पढ़ते हैं। अ राइट टू अपील इज नॉट अ नेचुरल और इनहेरेंट राइट। कहते हैं आपके पास वो राइट अधिकार कभी बचपन से नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट आपके पास नहीं आया, वो तो एक ऐसा अधिकार है जो स्टैट्यूट ने बनाया है। स्टैट्यूट मतलब लॉ ने बनाया है, कानून ने बनाया है। इट इज स्टैट्यूट अलोन to which the court must look into determine whether a right of appeal exists in a particular instance or not। ये तो कोर्ट है जो देखेगा कि किसी पर्टिकुलर मुकदमे में, किसी पर्टिकुलर केस में आपको अपील का मौका दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। ये कहानी मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूं, ओके, कि कोर्ट देखता है। पार्टीज कैन नॉट क्रिएट अ राइट ऑफ अपील, बिल्कुल ठीक बात है। पार्टीज अपने आप अपील का कोई अधिकार नहीं बता सकती कि भाई हमारे को अपील का अधिकार बनाया गया है, आपस में एग्रीमेंट करके या म्यूचुअल कंसेंट से। Right of appeal is not a matter of procedure, but is a substantive right and can be taken away only with a subsequent enactment। अपील करने का अधिकार आपको हम जरूर देंगे अगर इस कानून में दिया गया है तो, लेकिन अगर कानून द्वारा उसे हटाना है अधिकार को तो वो एवे नहीं हटा सकते, उसको भी हमें अमेंडमेंट करके ही हटाना होगा, ठीक है जी। यानी कि अगर आपको अपील करने का राइट अगर नहीं दिया हुआ तो वो अपने आप नहीं आ जाएगा, और अगर आपको अपील करने का राइट अगर दिया हुआ है तो उसको आप हटा नहीं सकते, या कोई अपोजिट पार्टी हटा नहीं सकती, और ये नहीं बोल सकती कि आपको अपील करने का राइट है नहीं, ओके। अगर हमें किसी इंसान का किसी मुकदमे के ऊपर अपील करने का अधिकार हटाना है तो उसके लिए हमें कानून में अमेंडमेंट लेकर आना होगा, चेंज लेकर आना होगा, फिर चेंज के द्वारा उस चीज को हटाना होगा वहां से। आगे बोला गया इट इज फॉर द अपीलेंट टू शो दैट द स्टैट्यूट गिव्स द राइट ऑफ अपील टू हिम। अपीलेंट, अपीलेंट पता है आपको कौन होता है जो अपील कर रहा होता है? कहते हैं ये बर्डन अपीलेंट के ऊपर होता है कि वो ये शो करे कि वाकई में उसके पास अपील करने का अधिकार है, ठीक है। ये अपीलेंट को शो करना होता है, यानी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि जज साहब मेरे पास इस केस में अपील करने का अधिकार है और बनता भी है, वरना कोर्ट तो मना कर देगा, यू कैन नॉट अपील इन दिस केस, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट आई कैन अपील इन दिस केस। और कानून में बोला गया है कि मैं उस मुकदमे के ऊपर अपील कर सकता हूं, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ओके। कभी कभी आपकी अपील ना रिजेक्ट हो जाती है, आपको गुस्सा आता है, आप बोलते कमाल है, हमने तो पढ़ा था लिमिटेशंस एक्ट में या अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कि हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम अपील करवा सकते हैं, लेकिन ये तो कोर्ट हमको मना कर दिया। तो फिर आप बताइए कोर्ट को, ये सर सेक्शन ये बोलता है उस एक्ट का कि अगर मैं केस हार जाऊं तो अपील करवा सकता हूं। कोर्ट कहता है अच्छा चलो ठीक है, गलती हो गई, अपील करवा दो, ओके। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग एन अपील। जब भी अपील ड्राफ्ट करें तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। कौन कौन सी बातें हैं जरा ध्यान से देखते हैं। नंबर 1 2 3। नंबर 1, फॉर्मल पार्ट, मटेरियल पार्ट एंड रिलीफ सॉर्ट। बिना बड़े समझते हैं कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग अपील। जब भी अपील ड्राफ्ट करेंगे तो आप मुझे बताइए सर किन बातों को ध्यान रखेंगे। सर पहले मुझे बताइए, अपील जब ड्राफ्ट कर रहे हैं, ओके, क्या जजमेंट कॉपीज जो निकलवाई थी आपने खिड़की नंबर 12 से बाबू को 50-100 रुपए देके, क्या जजमेंट कॉपीज उठा के कोर्ट को सर में मार दोगे, सर ये लो पढ़ दो अपने आप, अपील अलाउड कर दो? ऐसा तो नहीं होगा ना। जजमेंट कॉपीज तो उसको पढ़ने के लिए हैं, लेकिन आप अलग से अपील दर्ज करोगे नहीं करोगे जिसमें आप नए पॉइंट्स रखोगे, क्योंकि पुरानी ही कॉपीज दिखानी होती तो फिर तो आप केस पहले भी हार गए थे, दोबारा हार जाओगे। आपको इस बार अगर केस जीतना है तो अपनी ही बात को अलग ढंग से बोलता होगा ना, और अलग तरीके से बोलना होगा। पूरी कहानी सुनाने के लिए जजमेंट कॉपीज पकड़ा दी हैं, लेकिन आखिर अपील में आप एक्स्ट्रा क्या कहना चाहते हो, इसके तो आपको अपील अलग से अपील पेपर फाइल करने होंगे ना। इसको क्या बोलते हैं? प्लीडिंग्स बोलते हैं, बताया था मैंने। तो कह रहे हैं कि पहले तो आप पार्टीज का नाम लिखिए कि अपील के बीच में आप अपीलेंट कौन है और दूसरी डिफेंडेंट कौन है। समझ में आया? आपका केस नंबर कौन सा है, जो केस नंबर आप हार गए, आपका अपील नंबर कौन सा है, आपका रेफरेंस नंबर कौन सा है, आप किस कोर्ट में अपील करवा रहे हो, आप कोर्ट का नाम लिखिए और साथ में पार्टीज का नाम लिखिए, किस डेट को अपील करवा रहे हैं वो भी लिखिए, डिटेल्स लिखने पड़ेंगे, ओके ऑब्वियसली। और लास्ट में क्या होता है, साइन करने पड़ेंगे। कौन साइन करेगा, डिफेंडेंट या अपीलेंट? अपीलेंट साइन करेगा। क्यों? अपील कौन करवा रहा है? अपीलेंट अपील करवा रहा है, तो ऑब्वियसली वो साइन करके भेजेगा। डिफेंडेंट को तो पता भी नहीं होगा कि जो अपीलेंट है वो दोबारा अटैक करने की तैयारी कर रहा है। डिफेंडेंट तो केस जीत गया था, अंडरस्टैंड, वो तो विनर पार्टी था, वो तो आराम से घर बैठे जाएगी उसके ले रहा है। और जब उसे घर एक और समझ आएगा, जब एक और बुलावा आएगा तब समझ जाएगा ओहो अपील करवा दी उसने, मेरे को लगा था मैं केस जीत गया हूं। तो केस तो जीत गया था वो, कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, लेकिन सर बाद में तो वो कंफ्यूज है और अपील करवा दिया, दोबारा लड़ना पड़ेगा है जी। मैं आया क्या हुआ बात। तो 2-3 चीजें हमारे पास हो गई। अपील के जब पेपर ड्राफ्ट कर रहे हो तो पहले तो आपने वो स्टार्टिंग का पार्ट, फॉर्मेट पार्ट, लास्ट में हमने सिग्नेचर स्वर कर दिए। बीच में क्या होगा? बीच में होगा आप थोड़ी सी कहानी सुनाओगे। कहानी क्या? पूरी कहानी नहीं, कब कब क्या क्या हुआ था वो तो हमने जजमेंट की कॉपीज दे दी है कोर्ट को, अपने पढ़ लेगा, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफ कि कौन से प्रोविजन से नई चीजें कौन सी हैं और हमें आपसे क्या दरख्वास्त है, यानी क्या कॉम्पेंसेशन हम चाहते हैं। जो कॉम्पेंसेशन हमको लोअर कोर्ट ने देने से मना कर दिया और उल्टा हम पे फाइन लगा दिया, वो कॉम्पेंसेशन हम आपके पास लेने आए हैं। आपको एक कोर्ट से रिक्वेस्ट करके लेना होगा। लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोर्ट को ऑर्डर कर रहे हो, कोर्ट को अफेंड कर रहे हो या कोर्ट के ऊपर कमांड रख रहे हो। एक ऐसी लैंग्वेज हो जो एक अच्छी लैंग्वेज हो, रिस्पेक्टफुली कर्सी लैंग्वेज हो, ताकि कोर्ट को लगे कि हाँ ऑब्वियसली बात है आप एक रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में अपनी बात भी कह रहे हैं, ओके। चलिए आप पढ़ते हैं और शॉर्ट में सारी बातें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग अपील। अपील ड्राफ्ट करने से पहले इन बातों को ध्यान रखें। फटाफट पढ़ते हैं 1 2 3। नंबर 1, फॉर्मल पार्ट, इसको मेमोरेंडम बोलते हैं। नंबर 2, मटेरियल पार्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, यानी किस बेस पे अपील करवा रहे हैं। नंबर 3, रिलीफ सॉर्ट, आखिर आप रिलीफ क्या चाहते हैं। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पार्ट क्या है? द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ एक बार पढ़िए जरा, फॉरवर्ड द फर्स्ट पैराग्राफ, जरा देखिए एक बार। में क्या लिखेंगे आप? अपील शुड बिगिन, ऐसे स्टार्ट होना चाहिए विद द नेम ऑफ द कोर्ट, अंडरलाइन नेम ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के नाम के साथ। जरा पीछे देखते हैं, जो अपील बनाई हुई है हमने वो कोर्ट के नाम से स्टार्ट हो रही नहीं हो रही है। पीछे आपको दिया गया है 126 नंबर पेज पे स्पेसिमेन फॉर्मेट ऑफ द अपील। अपील का फॉर्मेट क्या होता है?
ओके, देखिए अपील शुरू कैसे हो रही है? अपील शुरू हो रही है कोर्ट के नाम से। यस, द हाई कोर्ट ऑफ डैश एट डैश, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। ओके, या फिर ऐसे होता है हाई कोर्ट ऑफ लेट्स से इलाहाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, जो भी है, तो हाई कोर्ट का नाम आएगा। चलिए पीछे वापस, हाई कोर्ट का नाम आएगा जहां पे वो अपील आपने फाइल की है। आफ्टर द नेम ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट का नाम आ जाएगा उसके बाद नंबर ऑफ अपील एंड द ईयर इन विच फाइल्ड आर गिवन। तो जब अपील आप दर्ज करते हैं उसके बाद अपील, नंबर ऑफ द अपील, किस नंबर की अपील है वो और आपने किस ईयर में दर्ज की हुई है। वापस पन्ना पलटेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे, और क्या वहां पे अपील नंबर दिया हुआ है? यस, रेगुलर सिविल अपील नंबर डैश ऑफ डैश। ओके, तो नंबर आ जाएगा जो भी है 1 2 3 4 वह जो भी है, जिस केस की आपकी अपील होगी। ये आप मन से तो लिख नहीं दोगे, ये तो आपका जो कोर्ट है जो वहां पे नंबर आता है उसमें आप लिखोगे। केस नंबर से अपील नंबर 6254 है या 1234 है जो भी है, ऑफ डैश, ये कौन सा है? ये ईयर आएगा। मैं चाहता हूं हम लिखते भी जाए साथ साथ में, लिखते भी जाए साथ साथ में। तो इन द हाई कोर्ट ऑफ, लेट्स से राइट डाउन, इन द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, इन द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एट उत्तर प्रदेश। ओके ओके, नीचे लिखिएगा, देखिए लिखा हुआ है रेगुलर सिविल अपील नंबर डैश, वहां पे कोई भी नंबर डाल दीजिएगा, लेट्स से 6254। ओके, 654। एग्जाम में अपने मन से मत डाल देना, एग्जाम में डैश डैश लिखना होगा बस। अभी बस मैं समझा रहा हूं कि लिखना होगा कैसे। ओके, इसमें आएगा क्या? अपील नंबर डैश ऑफ डैश, इसमें क्या आएगा? ईयर, लेट्स से ईयर 2014। ओके, 2014। आगे क्या आएगा? थर्ड लाइन में वापस पढ़ते हैं, पीछे वाला पन्ना पलटिएगा। As the number is noted by the officials of the court, the blank space is left for it. नंबर जो है वो कोर्ट का ऑफिसर अपने आप लिखता है, जो अपील नंबर है, इसलिए उसको हमें स्पेस छोड़ देंगे। अभी आपको बताया भी था। Then follow the names and address of the parties. पार्टी के नाम लिखेंगे, उनके एड्रेस लिखेंगे। The name of the appellant is given first and the name of respondent. तो पहले आपने नाम जो लिखा है वो लिखा है appellant का, और फिर जो नाम आएगा वो आएगा respondent का। ओके, अगर केस कर रहे होते तो क्या नाम होते? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अगर अपील कर रहे हो तो किसके नाम आएंगे? एप्लेंट और रिस्पोंडेंट के। दोबारा पन्ना पलटते हैं आगे, क्या नाम लिखे हैं आपने यहाँ पे? हाँ जी, इन द मैटर ऑफ डैश, यहाँ पे जो हमारा एप्लेंट है वो एक कंपनी है। इन द मैटर ऑफ डैश नाम आएगा कंपनी का, और यहाँ लिखा हुआ है एट डैश एप्लेंट, उसका नाम है। नीचे है वर्सेस, वर्सेस है डैश अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो मैं चाहता हूं इस स्पेस को आप फिर से फिल कर लें। इन द मैटर ऑफ, राइट डाउन रिलायंस। ओके, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, या कुछ भी लिख लो, टाटा प्राइवेट लिमिटेड। इन द मैटर ऑफ टाटा प्राइवेट लिमिटेड। ओके, आगे लिखो, आगे लिखा हुआ है अ कंपनी, जो एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट में 56 में, एंड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट, राइट डाउन, लेट्स से बॉम्बे। ओके, बॉम्बे कर दो, जो भी कर दो, बॉम्बे। वो कौन है? एप्लेंट। उसके नीचे क्या है? वर्सेस, वर्सेस के नीचे कर दो मेशर्स, मेशर्स यानी कि M/S, मेशर्स। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है ना, तो लिख दो मेशर्स या गुप्ता एंड एसोसिएट्स, या कोई भी XYZ या जॉन एंड एसोसिएट्स। ओके, एनी पार्टनरशिप फॉर्म है। हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस एट डैश, डैश में कुछ भी भर दो यार, आगरा, बनारस, वट एवर यू वांट टू। ओके, ये कौन है? ये रिस्पोंडेंट है। समझ में आया क्या हुआ? तो ये हम फॉर्मेट भी समझ रहे हैं, लगे हाथ। वापस चलिए पीछे। आफ्टर द नेम्स ऑफ पार्टी, जैसे पार्टीज के नाम खत्म हो जाएंगे, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट गिविंग द पर्टिकुलर्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर अपील्ड, जिसमें नंबर, डेट और डेट, द कोड इन विच इट इज पास एंड नेम ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर शुड बी रिटन इन सच फॉर्म। तो जैसे ही आपका पार्टी से इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है इस तरीके से कि जहां पर आप केस हारे थे उस केस का नंबर, उस केस की डेट, और साथ में कहां पर किस कोर्ट में वो मुकदमा पास किया गया था, और साथ में जज साहब कौन थे, वो सब वहां पे लिखना होगा। शुड बी रिटन इन सच फॉर्म एज, किस तरह से लिखना होगा? इस तरीके से, द अबव नेम्ड एप्लेंट अपील्स टू द कोर्ट फ्रॉम डिक्री ऑफ द सिविल जज इन द सूट। ध्यान दीजिएगा फिर दोबारा से, ये जो आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? ये आप लिख रहे हो उस वहां के डिटेल्स जहां पे आप मुकदमा हार गए थे। ओके, ताकि अपील करते वक्त जज को आइडिया हो कि आपका पुराना केस किस कोर्ट से रेफर होके आ रहा है, किस कोर्ट से रेफर होके आ रहा है। एग्जैक्टली, अगर आप लोअर कोर्ट में आ गए तो लोअर कोर्ट का वहां पे नाम लिखना होगा। ओके, दोबारा पन्ना पलटेंगे, नेक्स्ट पेज, उस पर देखिए लिखा हुआ है आगे, मे इट प्लीज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ये सब लिखा हुआ है आगे कि आपको लिखना होगा कोर्ट का नाम और हाई कोर्ट का नाम, किस हाई कोर्ट में आपने मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया है। ओके,
पीछे बंदा पलटे दोबारा से और देखते हैं देयर आफ्टर, उसके बाद क्या आएगा, द ग्राउंड्स ऑफ अपील। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। इसको तो नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग डायरेक्टली, ड्राफ्टिंग ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील में आएगा क्या, ग्राउंड्स ऑफ अपील में आएगा कि आप किस बेस पे अपील ड्राफ्ट कर रहे हो, क्या आपको नए नए सबूत मिले हैं, क्या मिला है आपको। द ग्राउंड्स ऑफ अपील बी गिवन अंडर द हेडिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ अपील। ग्राउंड ऑफ अपील जो है वो ग्राउंड ऑफ अपील के हेडिंग में आएगा अलग से। द ग्राउंड्स ऑफ अपील आर ग्राउंड्स ऑन विच द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द अपील्ड फ्रॉम इज ऑब्जेक्टिव टू और अटाइड। तो ग्राउंड ऑफ अपील में क्या लिखते हो कि आखिर किन आधारों पर यानी किन रीजंस की वजह से आप अपील कर रहे हो। ओके, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको अपील करनी चाहिए, ओके, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार आप मुकदमा जीत जाओगे। ठीक है जी। ड्राफ्टिंग द ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे, 1 2 3 4। नंबर 1, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन शुड बी रिटन डिस्टिंक्टली एंड स्पेसिफिकली। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है उसको अलग से आपको डिस्टिंक्टली मेंशन करना पड़ेगा। दे शुड बी रिटन कंसाइसली, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सक्यूज मी ब्रीफ करना पड़ेगा। दे मस्ट नॉट बी फ्रेम्ड इन अ नैरेटिव, उसको एक्सप्लेन ना करें और आर्ग्यूमेंटिव फॉर्म में ना लिखें, यानी कि ऐसा लगे कि आप बहस कर रहे हैं कोर्ट के साथ। नंबर 4, each distinct object should be set in a separate ground and the ground should be numbered consecutively। हर एक जो आपका ग्राउंड है जिसके बेस पे आपको अपील करवा रहे हो, हर एक पॉइंट को अलग अलग लिखो। ओके, नीचे थर्ड पॉइंट आपका आ गया, वो है रिलीफ सॉर्ट इन द अपील। देखिए ऊपर 3 पॉइंट थे ना, मेमोरेंडम, फॉर्मल पार्ट, नीचे मटेरियल पार्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील, और तीसरा था रिलीफ सॉर्ट। अब यहां पे हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया रिलीफ सॉर्ट। रिलीफ क्या है, आपको आखिर कितना हर्जाना चाहिए, ये भी तो लिखना जरूरी है। कभी कभी तो हर्जाना आप लिखते नहीं हो लेकिन कोर्ट अपने आप दे देता है, लेकिन लिख दे तो अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप लिख देते हैं तो कोर्ट उस हिसाब से हर्जाना देता है। अगर आप कुछ ना लिखेंगे और कोर्ट ने अपने हिसाब से हर्जाना पे कर दिया कि भाई इसको इतना हर्जाना या कॉम्पनसेशन पकड़ा दो, फिर बाद में आप नहीं बोल सकते सर 50,000 कम है, हमें तो जरा चाहिए। कोर्ट बोलता है वो लालची आदमी, जब तक को जरा हर्जाना चाहिए था लिख देता भाई 2 लाख 4 लाख कितना देखो चाहिए। अंडरस्टैंड। तो रिलीफ अगर आपको जरा जो डिमांड है, स्पेसिफिक डिमांड है, वो लिख दो। ऐसी कोई डिमांड वगैरह नहीं है आपकी तो कोर्ट पे छोड़ दो, कोर्ट अपने आप को हर्जाना दिलवा देगा अगर आप केस जीत गए तो। ठीक है। इट इज नोवेयर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कोर्ट दैट द रिलीफ सॉर्ट इन द अपील शुड बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील। बिल्कुल ठीक कहा है। कहते हैं कि आपको रिलीफ मेंशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि आपको कितना चाहिए हर्जाना, ऐसा कुछ बात मेमोरेंडम में नहीं लिखी हुई है। आपको मेंशन करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। आगे बोला गया द एब्सेंस ऑफ प्रेयर फॉर रिलीफ इन द अपील डज नॉट अपीयर टू बी फैटल एंड द कोर्ट इज बाउंड टू एक्सरसाइज इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 107। कहा गया अगर आपने अपनी रिलीफ का पॉइंट अगर इसमें नहीं लिखा हुआ है अपील के अंदर, तो ये मत समझिए कोई खतरे वाली घंटी है। फैटल का मतलब होता है कोई खतरे वाली घंटी नहीं है। ओके, तो फैटल का मतलब होता है ऐसा नहीं कुछ खतरे वाली घंटी है, तो खतरा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट जो है वो आपको सेक्शन 107 के हिसाब से आपको रिलीफ जरूर देगा, डोंट वरी। लेकिन रिलीफ कैसे देगा, अपने हिसाब से। नीचे बोला गया हाउएवर इट इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस टू मेंशन द रिलीफ इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील। लेकिन कहा गया प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि हमेशा हम लोग रिलीफ जरूर लिखते हैं कि हमें क्या रिलीफ चाहिए, क्योंकि वरना कोर्ट जो भी पकड़ा देगा आपको वो लेके घर जाना पड़ेगा। फिर आप बाद में नहीं बोल सकते कि कोर्ट हमें हर्जाना बड़ा कम मिला है, हम केस जीत गए हैं तो क्या हुआ, हमें हर्जाना बड़ा कम मिला है। कोर्ट कहता है मैं लिखना चाहिए था, फिर ऑब्वियसली बात है। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील नीड नॉट बी साइंड बाय द अपीलेंट हिमसेल्फ। मेमोरेंडम अपील अपीलेंट खुद साइन नहीं करेगा, इट मे बी साइंड बाय हिम और बाय हिज counsel, but if there are several appellants and there may not be counsel, it must be signed by all of them। ऑब्वियसली बात है कि एक बंदा साइन नहीं करेगा, सारे लोग साइन करेंगे अगर बहुत सारे अपीलेंट हैं तो। ओके, तो ये था आपका अपील। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपील क्या होती है, हमने पढ़ा कितने प्रकार की अपील होती है, काइंड्स ऑफ अपील, 4 प्रकार की अपील हमने पढ़ा था भी। हमने ये पढ़ा आपको अपील को ड्राफ्ट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है, और साथ में अपील जो आप ड्राफ्ट करते हो उसमें आखिर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, और साथ में अपील का हल्का सा फॉर्मेट को भी देखा हमने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पेज में दिया गया है आपको स्पेशल लीव पिटीशन एंड अपील बाय स्पेशल लीव आर्टिकल 134/136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पेज नंबर 124 पे दोबारा जाए और 124 पे जरा देखें, हमारे पास थी 124 पेज नंबर पे, 124 पे हमारे पास था अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग अपील्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये सारी अपील्स अलाउ करता है, कौन कौन सी, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 में जरा देखिएगा आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 132। ठीक है, और उसी पॉइंट 1 के अंदर ही नीचे क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 134A।
और फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 133। तो ये तो मैंने पढ़ाया था ना आपको कि संवैधानिक अधिकारों को अगर हमारा कोई इंफ्रिंजमेंट होता है तो संवैधानिक अधिकार देने से अगर कोई मना करता है या अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई इंफ्रिंज करता है, देन वी कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इफ वी आर विद इंफ्रिंजमेंट विद द फंडामेंटल राइट्स और विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, then we can go and move on and attack directly on the Supreme Court of India or to the High Court of any other state which is concerned. तो आगे पन्ने पलटे जहां पर अब इसकी बात कर रहे थे, हमारी जो हेडिंग है पेज नंबर 127 के ऊपर, देखिए उसमें आर्टिकल कौन सा है, सेम टू सेम आर्टिकल 132, 3 लाइन के बाद 134A, ओके। और नीचे काफी आगे दिया हुआ है 136, जो इसमें भी करीब करीब सेम ही बात है। तो आपको वहां पे मैंने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी यहां पर कॉपी पेस्ट हो गई, यहां पर भी आपने वही पढ़ना है that in a case any infringement in the fundamental rights or constitutional right of any person, the person can move on and file a writ petition directly to the Supreme Court or the High Court of India, okay। तो मैं चाहता हूं कि ये जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इसको आप हल्का सा रीड कर लें, एक बार रीड कर लें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट जो है रिवीजन, दो चीजें हैं पेज नंबर 129 पे। ड्राफ्टिंग की बात थोड़ी ना ड्राफ्टिंग तो हमने अलग से कर दी है, ओके। ड्राफ्टिंग की बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं हम करते कि एक थ्योरी एक ड्राफ्टिंग, एक थ्योरी एक ड्राफ्टिंग, एक थ्योरी ड्राफ्टिंग वरना एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही ड्राफ्टिंग और इतनी सी थ्योरी पढ़ के रह जाएंगे, ओके। तो होता क्या कि बेसिकली 50-60% जब थ्योरी हो जाती है तो उसके बाद ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं, इससे पढ़ना ये आसान हो जाएगा। डोंट वरी, जस्ट गो अकॉर्डिंग टू विद माई फॉर्मूला, ओके, गो अकॉर्डिंग विद माई फॉर्मूला, सब कुछ होगा, डोंट वरी, ओके। ये बुक के पन्ने में फिर से पढ़ लूंगा और फिर क्या होगा, सारी थ्योरी आपको टिप्स पे होगी और जो ड्राफ्टिंग आती जाएगी उसको फटाफट बनाते जाएंगे और ड्राफ्टिंग बड़ी आसान हो जाएगी, ओके। चलिए अभी पेज नंबर 129 पे जंप करते हैं और 129 पे बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू कहानी सुनाई थी मैंने, याद है, यस आपको याद है। रेस जुडिकाटा बोलता है कि सेम कोर्ट में आपको दोबारा जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई नए फैक्ट्स मिलते हैं, कोई नए एविडेंस मिलते हैं, कोई नए रेसगेस्टी मिलते हैं या कोई नए विटनेस मिलते हैं और वो फैक्ट्स लगता है आपको दैट दोज फैक्ट्स कैन बी द सपोर्टिंग फैक्टर्स फॉर योर सूट, फॉर योर अपील्स, इन दोज केसेस यू गो टू द सेम कोर्ट एंड रिक्वेस्ट अप्लाई टू द सेम कोर्ट फॉर द रिव्यू ऑफ द केस। तो आप उसी कोर्ट में दोबारा जाते हैं और रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डालते हैं, पिटीशन डालते हैं कि सर हमारे केस को दोबारा से आप रीओपन कीजिए, इसको हम बोलते हैं रिव्यू। तो रिव्यू इज जस्ट काइंड ऑफ गोइंग विद द सेम कोर्ट, ये हमने पढ़ा था, ओके। पढ़ते हैं रिव्यू को फटाफट। द रिकंसिडरेशन ऑफ द डिक्री, अंडरलाइन दिस लाइन, किसी भी डिक्री को दोबारा से कंसिडर करना। दोबारा पढ़ते हैं, द रिकंसिडरेशन ऑफ द डिक्री, यानी कि दोबारा डिक्री को दोबारा से कंसिडर किया जा रहा है, और द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट। द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कैन बी फाइल्ड वेयर नो अपील कुड बी प्रेफर्ड अगेंस्ट सच डिक्री और ऑर्डर। तो हम रिव्यू कब बोलते हैं, जहां पे तब बोलते हैं अक्सर जहां पे किसी भी केस के ऊपर मान लीजिए आपको अगर अपील अलाउड नहीं है, तो अगर लोअर कोर्ट के ऊपर अगर आपको अपील अलाउड नहीं है तो आप सेम कोर्ट में दोबारा से रिव्यू एप्लीकेशन डालते हैं।
एंड इन दोज केसेस वेयर द पर्सन कंसर्न डज नॉट वांट टू प्रेफर एन अपील, या फिर वो केस भी हो सकते हैं जहां पर बंदा अपील दर्ज नहीं करना चाहता, वो सेम कोर्ट में नए सबूत को लेकर दोबारा से जाना चाहता है, इसको बोलते हैं रिव्यू। आगे बोला गया, इट मे बी ऑल्सो नोटेड दैट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द सेम कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी। आप सेम कोर्ट में दोबारा जा सकते हो, या अगर कोर्ट ना हो, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हो, वहां पे भी आप दोबारा जा सकते हैं। विच हैज पास अ डिक्री और ऑर्डर, जिसने एक्चुअली में वो फैसला सुनाया था, उस कोर्ट में आप दोबारा जा रहे हो। आगे बोला गया, इट मे फर्दर बी नोटेड दैट द कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी कैन एक्साइज पावर ऑफ रिव्यू ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली ऑथराइज टू एक्साइज सच पावर्स अंडर द सम लॉ। रिव्यू सिर्फ करना तभी अलाउड होगा जब उन कोर्ट को किसी कानून द्वारा अलाउड होता है वो रिव्यू करना, अदरवाइज अलाउड नहीं है। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, आप रिव्यू कब करते हो। सेकंड पैराग्राफ आपका हो गया कि रिव्यू एवं नहीं कर सकते आप, रिव्यू करने के लिए आपको सेम कोर्ट में जाना अलाउड तो तब होता है, और कोर्ट भी आपका रिव्यू एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट करेगा जब कोर्ट भी परमिशन होगी रिव्यू करने की। दूसरा है रिवीजन। रिवीजन का फर्क क्या है सर? रिवीजन में ये होता है कि लोअर कोर्ट ने जो सुनाया फैसला, वो फैसला आपको पसंद नहीं आया क्योंकि वो फैसला कोर्ट के दायरे के बाहर था, या कोर्ट के स्कोप से बाहर था, या कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से बाहर था, या कोर्ट की पावर से बाहर था, और कोर्ट ने वो सुना दिया फैसला जो कोर्ट फैसला सुनाने के लायक ही नहीं था, तो आपको गुस्सा आता है। कहां जाओगे? अपर कोर्ट में। अपर कोर्ट में जाते हो, यानी कि हाई कोर्ट में जाते हो, और हाई कोर्ट में जाके बोलते हो कि सर लोअर कोर्ट ने हम वो सुनाया फैसला जो हमें अजीब सा लगा, और वो फैसला तो शायद उनके अधिकारों के हिसाब से ही नहीं है, और इस केस को जरा दोबारा से देखें। ये क्या है? यहां रिवीजन है, क्योंकि अपर कोर्ट में जाकर यानी कि हायर कोर्ट में जाकर आप लोअर कोर्ट के फैसले को हल्का सा रिवाइज करना चाहते हो। रिवाइज का मतलब क्या होता है? हल्का सा चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। सेम कोर्ट में जाते हो, रिव्यू होता है। लोअर कोर्ट ने गलत काम किया, अपर कोर्ट में जाकर लोअर कोर्ट के फैसले को बदलवाना चाहते हो, ये क्या हुआ? रिवीजन हुआ। ओके, इसको मैंने अपील क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर अपील तब होता जब लोअर कोर्ट ने अपने पावर में ही काम किया है और आप मुकदमा हार गए, फिर ऊपर कोर्ट में आप रोते रोते जाते हो, वो अपील होती है। लेकिन लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसा काम किया जिसमें आप केस हारे हैं जीते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसा काम किया है जो उसकी पावर के बाहर था, अपनी ज्यूरिडिक्शन के बाहर काम किया, अपने स्कोप दायरे के बाहर काम किया, फिर आप अपर कोर्ट में जब जाते हो, दैट बिकम्स व्हाट इज इट? दैट इज अ रिवीजन। ओके, पढ़ते हैं। अ पिटिशन ऑफ रिवीजन कैन बी फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट। देखिए आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं हाई कोर्ट में? व्हेन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने यानी कि लोअर कोर्ट ने ये सारे काम किए हैं। नंबर 1, एक्सरसाइजेस आर ज्यूरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, कुछ ऐसा काम किया है जो उसकी पावर में नहीं था, ज्यूरिडिक्शन में नहीं था। या फिर नंबर 2, फेज टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन वेस्टेड इन इट, या फिर उसकी पावर में जो था वो उसने नहीं किया। देखिए दो अलग अलग बातें हैं, या तो अपनी पावर के बाहर काम किया, या फिर जो वो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। ओके, सो एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है। अपनी पावर के बाहर काम किया, ये माइनस पॉइंट है, और जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, ये प्लस पॉइंट है। पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन है दोनों ही नेगेटिव। ओके, या फिर नंबर 3, एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन विद मटीरियल इरेगुलरिटी, यानी कि अपनी पावर्स में जो भी काम किया वो गलत किया। तो तीनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने अपनी पावर के बाहर काम किया, जो काम पावर में करना चाहिए था वो ही नहीं किया, या जो काम पावर में करना चाहिए था वो किया तो सही लेकिन गलत किया। तो लोअर कोर्ट के ऊपर आप कहां जा रहे हो? हाई कोर्ट में जा रहे हो। इससे लोअर कोर्ट ने हमारे साथ गलत किया है, इसके फैसले को आप रिवाइज कीजिए। ओके, चलिए ये आपका हो गया रिवीजन और रिव्यू। लो जी, पेज नंबर 131 पे आ गई रिट्स। रिट्स तो बड़ी प्यारी प्यारी हैं, और ये सारी रिट्स मेरे को याद आ रहा है आपने पढ़ी हुई है सर एग्जीक्यूटिव में, सब पढ़ी है एग्जीक्यूटिव में। अच्छा याद नहीं है? अच्छा मैं क्यों करवाऊं फिर, याद नहीं है तो अपने पढ़ो, अभी अपने पढ़ो भी। आपने एग्जीक्यूटिव की फीस थोड़ी ना दी हुई है, आपने तो आपने दी हुई है फीस मुझे तो प्रोफेशनल की, मैं कोई एग्जीक्यूटिव का फैकल्टी थोड़ी ना हूं। अच्छा जी, अब आप कहेंगे सर प्रोफेशनल के सिलेबस में है तो चाहे एग्जीक्यूटिव की फीस दी हो, प्रोफेशनल की फीस दी हो, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। मैं कहूंगा बात भी सही है यार, पॉइंट तो है बात में, लेकिन क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हैं एक बार तो दोबारा पढ़ाऊं है जी, वो टाइम वेस्ट बड़ा है।
तो इसको अपने स्टाइल से पढ़ाते हैं, अपने स्टाइल से, ठीक है। क्योंकि मैंने भी एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया हुआ है अपने स्टूडेंट्स वगैरह को, और मुझे नहीं पता, देखिए आपने एग्जीक्यूटिव में इसको कैसे रट्टा मारा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर में थी ये रिट्स, आप वैसे बड़े सारे स्टूडेंट्स इनको करके गए थे, क्योंकि एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आती है, एक आध रिट तो पूछने को आता ही आता है। किसी को हो सकता है याद ही ना हो, कोई भूल गया हो, किसी ने पढ़ी ना हो, छोड़ो मारो गोली, मैं इसको अपने स्टाइल से करवाता हूं, ठीक है। अब एक काम करो, लिखते जाओ फटाफट, और कहानी सुनना बड़े प्यार से, छोटी छोटी बातें हैं। पहला कौन सा है? हबीज कॉर्पस। चलो जी, हबीज कॉर्पस, हबीज कॉर्पस, थोड़ा साइड में करते हैं इसको। थ्योरी को अगर ऐसा ना बढ़ाया जाए तो बड़ी बोरिंग हो जाएगी, है? इसके बाद में जरा लिखो वीर धारा। अरे लिख लो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, किताब ही तो है ना, पेंसिल से लिख लो, पिक्चर दिखा थोड़ी ना हो, खुश क्यों हो रहे हो? वीर धारा देखी पिक्चर किसी ने? देखी होगी सबने। अभी मैं बोलूं एंटरटेनमेंट है, और कौन सी पिक्चर? टू स्टेट्स, और कौन सी आई है अभी? दबंग। तो ये तो सारी देखी होती है आपने, हाँ। ये भी देखी होगी। इसमें क्या था? इसमें भाई एक वकील साहब हमारी, क्या नाम है उनका वकील साहब का? रानी मुखर्जी? ना, रानी मुखर्जी तो हीरोइन का नाम है, वकील का नाम क्या था? वो एडवोकेट मैडम सामिया सिद्दीकी, ये मुझे याद है। सामिया सिद्दीकी जी को लगता है कि कोई बेचारा बूढ़ा सा आदमी है, वो बिना बात के शायद पाकिस्तान के लाहौर की जेल में कई साल से पड़ा हुआ है, शायद 22 साल से। उनको बड़ा तरस आता है यार, कितनी बेचारा बूढ़ा आदमी 22 साल से जेल में पड़ा हुआ है, 22 साल से, बाप रे, बहुत होते हैं 22 साल यार। अगर किया गया था इसने, जरा पता लगाते हैं, बात करके आती हूं। वो बात करने गई, नाम पूछा, वो बंदा बोलता है मेरा नाम है क्या, शाहरुख खान? नहीं, अरे शाहरुख खान तो हीरो है। वो बंदा बोलता है मेरा नाम है स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह। वो कहते वीर जी किए हुआ, क्यों जेल में बंद हो? कहता जी हुआ तो कुछ नहीं था, बिना वजह जेल में डाल दिया, झूठे पेपर्स बनवा दिए मेरे, और बोल दिया मैं आतंकवादी हूं, जबकि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं यार, मैं तो आम इंसान हूं, मिलने आया था सारा से, लटका दिया मेरे को यहां पे, फंस गया मैं उल्टा। लड़की के चक्कर में फंसते ही हैं लड़के बेचारे। तो क्या बोलती है? कहती कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काट लिए 22 साल, अब नहीं चलेगा, मैं कोर्ट में तुम्हारा फेस जो केस है वो रीओपन करवाती हूं। कोर्ट में जाती है भाई, कोर्ट में जाके बोलती है कि वो यार बंदा बंद है, वीर प्रताप सिंह, कुछ करो उसका, मर जाएगा बेचारा अंदर अंदर। जारा से मिलने आया था वो, कोर्ट कहता है अच्छा जी, मुझे पता ही नहीं जारा कौन थी, देखते हैं, आप केस बनाओ जी। कोर्ट केस को पूरा पढ़ता है, समझता है, और कोर्ट वाकई में लगता है हाँ यार केस में दम है, बंदा वाकई में जेल में बिना बात के बंद है। कोर्ट कहता है यार हाँ तुम्हारा केस स्ट्रांग है सामिया सिद्दीकी, इस केस को देखते हैं, दोबारा से लड़ते हैं, इंटरेस्टिंग केस है, इंटरेस्टिंग केस है। और उसके अटैक साइड में कोई और ही वकील आ जाता है। फाइनली क्या हुआ? फाइनली हुआ ये कि कोर्ट ने बोला सामिया सिद्दीकी को कि लेकर आओ उस इंसान को, उस मुजरिम को, उस वीर प्रताप सिंह को जो 22 साल से जेल में बंद है, और हम उस इंसान से दोबारा मिलना चाहेंगे कि आखिर वो है कौन जो कई साल से जेल में बंद है और वो शायद बेगुनाह है। तो हमने देखा, केस लड़े और केस जीते भी, और फिलहाल क्या हुआ, वो बंदा रिहा हो गया बेचारा, उसको लाइफ मिल गई। तो सामिया सिद्दीकी ने जो केस डाला था कोर्ट में, सर वो मुकदमा नहीं था, मुकदमा होता है किसी इंसान के ऊपर, वो मुकदमा कहां था? क्या सामिया सिद्दीकी ने कोर्ट में मुकदमा डाला है क्या? ना, वो मुकदमा नहीं था सर, वो था पिटीशन। कौन सी पिटीशन? हबीज कॉर्पस।
सुप्रीम कोर्ट में हबीज कॉर्पस की रिट डालते हैं तो सिर्फ उन इंसानों के लिए होती है जो इंसान जेल में बंद है और शायद बिना किसी बात के बड़े सालों से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आम इंसान जेल में बंद है बड़े सालों से, 2, 3, 4 महीने या 5 महीने, 6 महीने, 1, 2 साल, पता नहीं कब तक, तो वो इंसान को जेल हो चुकी है। देखिए अभी मुकदमा चल रहा है तब की बात नहीं कर रहा, जेल हो चुकी है, कोर्ट का फैसला आ चुका है, और वो इंसान को, उसके एडवोकेट को, उससे किसी फ्रेंड को, उससे किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त रिश्तेदार को, किसी को भी लगता है कि वो बिना बात के जेल हुई है, उसे जेल नहीं होनी चाहिए थी, तो उसका वो दोस्त, रिश्तेदार, वो इंसान खुद, उसका वो एडवोकेट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाल सकता है हबीज कॉर्पस नाम की रिट। ओके, हबीज कॉर्पस नाम की कोई रिट ऐसा नहीं कि मार्केट में मिल रही होगी, ये रही रिट, ऐसा नहीं है। आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर वो टाइप करनी पड़ेगी। टाइप कैसे करेंगे वो तो ऑब्वियसली यहां पे है। ओके, पूरा प्रिंट आउट निकालना होगा और लिखना पड़ेगा कि आखिर ये बंदा आपको बेगुनाह क्यों लगता है और ये जेल में आकर क्यों गया था, और आपके पास इसके फेवर में क्या क्या सबूत है कि ये बंदा गलत आदमी नहीं है। मुकदमा नहीं कर रहे हो, मुकदमा तो ऑलरेडी आप हार चुके हो, बंदे को जेल हो चुकी है। अंडरस्टैंड? तो अगर आप मुझे ये बोलो सर इसका मतलब ये हो गया हबीज कॉर्पस जो है वो बंदे को एक आखिरी उम्मीद है कि जेल अगर हो भी जाए तो भी हम हबीज कॉर्पस डालकर उसको शायद बाहर निकाल सकते हैं, हमेशा के लिए उसको एक लाइफ दे सकते हैं। आंसर इज यस, ये उम्मीद की एक आखिरी किरण है कि अगर बंदे को जेल हो भी जाती है, वो जेल में चला भी जाता है, तो हबीज कॉर्पस डालकर आप उसकी फाइल को एक बार रीओपन जरूर करवा सकते हो और दोबारा से मुकदमा चल सकता है। और कोर्ट को अगर ये वाकई में लगता है कि बंदे ने गलत काम नहीं किया तो कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देगा, जैसे उस मूवी में भी किया गया था। अंडरस्टैंड? बस फर्क इतना सा है कि वो मूवी थी पाकिस्तान की और हबीज कॉर्पस जो है वो भारत के संविधान में दिया गया है। हम ऐसा मानते हैं कि मूवी लेट्स से इंडिया की थी और इंडिया में जो रिट डाली थी उस रानी मुखर्जी ने, वो हबीज कॉर्पस ही थी। और क्लियर हुआ? तो आपको ऐसे याद रहेगा, यस ऐसे याद रहेगा ऑब्वियसली आपको। तो हबीज कॉर्पस का मतलब है ये वो रिट डालना जिसमें कोई भी इंसान वो रिट डाल सकता है। ये काम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हबीज कॉर्पस अब अपने आप पढ़ेंगे, डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे। चलिए एक आगे और है, एक पन्ना पलटिएगा, 1-2 पन्ने पलटिएगा, उसके नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा क्यू वारंटो। दिखाई दिया? क्यू वारंटो, क्यू वारंटो के बगल में लिखिएगा लालू प्रसाद का भाई। चलो यार, आप कहोगे सर कैसे पढ़ाते हैं? यार मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी टीचिंग बहुत फेमस है। लालू प्रसाद का भाई IAS ऑफिसर। लालू प्रसाद का भाई IAS ऑफिसर। क्या हो सकता है? क्या पता नहीं जी, मुझे भी नहीं पता, हो भी सकता है। सर जितने सारे पॉलिटिशियंस के या बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके दोस्त, रिश्तेदार, घरवाले, बीवियां, बच्चे, वो सब बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे होते हैं। कोई DM बन के बैठा है, कोई म्यूनिसिपल अध्यक्ष बन के बैठा है, कोई पार्टी का अध्यक्ष बन के बैठा है, कोई चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, कोई किसी मिनिस्ट्री का मेंबर बन के बैठा हुआ है जी, कोई DM बन के बैठा है, कोई IAS बन के बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े, बाप रे। अब सर लालू प्रसाद के भाई IAS ऑफिसर बन गए सर, और लालू प्रसाद जी ने बोल दिया ना भाई बना दो इसे IAS ऑफिसर, चलो जी बना दिया। आप कर रहे हैं IAS, आपको लगता है यार लालू प्रसाद का भाई IAS ऑफिसर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। आप कहते हो यार कमाल है, IAS की तैयारी मैं कर रहा हूं और IAS ऑफिसर वो बन के बैठा हुआ है। सर पता लगाते हैं। आपने जब पता किया तो लालू प्रसाद के भाई साहब ने ना ही IAS की कोचिंग ली आज तक कभी, ना ही कोई इंटरव्यू क्रैक किया, ना ही एग्जाम दिए थे, ना ही ग्रुप डिस्कशन, और ना ही पर्सनल इंटरव्यू, और ना ही रिटन एग्जाम। आप बोलते हैं यार बंदा IAS ऑफिसर कैसे बन गया यार जब कोई एग्जाम नहीं दिए? तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हो, क्यों वारंटो? सुप्रीम कोर्ट, मैंने एक ऐसे बंदे का पता लगाया है जो IAS बन के बैठा हुआ है या कमिश्नर बन के बैठा हुआ है, या किसी भी सरकारी विभाग में, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ओके, तो सेंट्रल में या स्टेट गवर्नमेंट में, सरकारी विभागों में कोई भी ऐसा इंसान जो उस पोस्ट के लायक नहीं है और वो बन के बैठा हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हो, क्यों वारंटो।
कि सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी संस्था में ये बंदा इतनी टॉप पोजीशन में कैसे बैठा हुआ है, इसके पास तो डिग्री नहीं है, इसके तो आईएएस की तैयारी करनी पड़ती है, या इसके लिए तो वो सीएस होना जरूरी है, या इसके लिए तो वो सीए होना जरूरी है। ये बंदा सरकारी विभाग में इतने टॉप लेवल पे कैसे बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है अच्छा यार ध्यान नहीं दिया हमने कभी, कौन है? हम कहते सर पिटीशन में देखो नाम लिखा हुआ है, लालू प्रसाद का भाई है वो, साधु यादव है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अच्छा जरा पता लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पता लगाया, अच्छा पता लगाया वाकई में सही बात है, एमई पता नहीं कैसे बना हुआ है, उसमें बंदा ना वो सीएस है, ना वो उसके एमबीए है, ना वो सीडब्ल्यूए है, ना वो पता नहीं क्या है, कुछ है ही नहीं, वो 10th फेल है उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कट ले यहां से, भाग ले यहां से, अच्छा नहीं होगा। दो बातें होंगी, सुप्रीम कोर्ट उसको खुद बोल देगा कट लो यहां से, और वो खुद ही रिजाइन करके भाग ले। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसको निकाल दिया। दोनों केसेस में वो पोजीशन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। लेकिन वैकेंट होने के बाद ये ना बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को सर हो जाएगी खाली होगी ना, मैं आ जाऊं, अरे खुद आने के लिए नहीं बोल रहे थे, ओके कोई अप्लाई थोड़ी ना कर रहे भाई इसके बनने के लिए, ओके ऐसा नहीं करना। आपने उसको हटवाना था क्योंकि भ्रष्ट बंदा बैठा हुआ था। वो पोजीशन जब खाली हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से उसकी वैकेंसी निकालेगा, उसको भर देगा, जैसी मर्जी करेगा। हो सकता है आप ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करो। तो क्योरेंट का मतलब क्या? क्योरेंट का मतलब हुआ कोई बंदा बिना किसी पोजीशन के सरकारी विभाग में बैठा हुआ है। हाँ, कोई अनपढ़ आदमी किसी भी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का चेयरमैन के बैठा हुआ है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्राइवेट संस्थाएं हैं, आपको उससे क्या मतलब है? सरकारी विभाग, क्योंकि भ्रष्टाचार वहीं पे होता है। ठीक है जी, चलो जी, ये हो गया क्योरेंट। दूसरा पीछे पन्ने पर के एक और है, रेट ऑफ मेंडेमस। रेट ऑफ मेंडेमस मेंडेमस के बगल में लिखिएगा नो बिजली, नो पानी एक्सेट्रा। ओके, बिजली मतलब बिजली पावर वाली बिजली है, कोई और बिजली नहीं है, कोई और बिजली नहीं बुला रहा मैं यहां पे, ठीक है। देखिए मेंडेमस में क्या है, मेंडेमस वर्ड का मतलब होता है कमांड, ऑर्डर। ओके, ऑर्डर। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सुनो फटाफट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपना काम ड्यूटी भर पूरा नहीं करती है। यानी कि जो हाईवे अथॉरिटी है वो ठीक से रोड नहीं बनवा रही, तो दिल्ली जल बोर्ड है या वाटर बोर्ड है, वो वाटर बोर्ड आपके घर पानी नहीं देता, गंदा पानी आ रहा है। या बिजली विभाग है, बिजली विभाग आपके घर में बिजली नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है, ठीक करवाने के लिए एप्लीकेशन डालते हो, ठीक नहीं करते, वो टावर खराब है, तारे खराब है, बुरा हाल है। एप्लीकेशन डाल रहे हो, एमसीडी है, गंदगी फैल रही है, रोड खराब है, एप्लीकेशन लिख रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, रोड खराब है, पानी इकट्ठा हो जाता है घर के आगे, जो भी दिक्कतें हैं। कह सकता हूं कि ये जो विभाग हैं, ये चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं। रेलवेज बुरा हाल है, गंदगी है, चोरियां हो रही हैं, प्रॉब्लम है। पेटिशन एप्लीकेशन डालते हो कि आईआरसीटीसी क्या कर रहे हो, ये रेलवे सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, रेलवे विभाग जो है कुछ कर ही नहीं रहा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा। अब यार कोई सरकार ही काम नहीं कर रही, सरकार ही नहीं रोड बना रही, सरकार ही आपको बिजली नहीं दे रही। यूपी सरकार का बेस्ट एग्जांपल है, ना कोई सिक्योरिटी है वुमेन के लिए, ना यूपी में आज से बिजली आ रही है, ना यूपी में पानी का ठीक से हाल है, बड़ा बुरा हाल है। तो कह सकता हूं आपको गुस्सा आया और आपने यूपी सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में मेंडेमस रेट डाल दी कि सुप्रीम कोर्ट क्या हो रहा है, ये हमें
सहूलियतें नहीं मिल रही। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो पब्लिक अथॉरिटी या जो किसी कंपनी को अपना ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ लगाएगा। किसको? आपको या उनको? उनको। ओके, लेकिन आपको नहीं बताना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं बैठा हुआ, बताना तो एटलीस्ट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ लगाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो रहा है, ये रेलवे का क्या बुरा हाल है, यूपी सरकार क्या हो रहा है, ये क्यों इतने सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्यों इतने सारे करप्शन हो रहे हैं? जल बोर्ड क्या हो रहा है, क्यों पानी नहीं आ रहा, या बिजली बोर्ड क्या हो रहा है, क्यों बिजली नहीं आ रही? और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर पेनल्टी लगाता है, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जवाब मांगता है। नहीं जवाब मांगेगा तो सब चेयरमैन को सब खत्म करेंगे। अंडरस्टैंड? तो बड़ा सिंपल जवाब है। कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन अपना काम जो करना चाहिए, ड्यूटी करनी चाहिए, ड्यूटी करने में नाकाम रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट में आप डाल सकते हैं मैंडेमस रिट पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट अपने आप उनकी खबर दे देगा। बस इतनी सी बात है, जो वो अथॉरिटीज हैं वो जो भी काम करना चाहती हैं वो उनकी वॉलंटरी ड्यूटी ना हो, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी ना हो, यानी कि उनके ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी ना हो काम करने की। अगर वो रिस्पांसिबिलिटी है तो सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन डालोगे, लेकिन अगर वो काम अपनी मर्जी से ही कर रही थी, कोई एक्स्ट्रा काम, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, और वो अब नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट पिटीशन नहीं डाल सकते। ओके, लेट्स से अगर कोई लाइक से कोई बिजली बोर्ड है या कोई जल बोर्ड है, जल बोर्ड सादे पेड़ भी लगवा रहा है और कल को उसने पेड़ लगाने बंद कर दिए, तो आप मैंडेमस में नहीं डालोगे सुप्रीम कोर्ट देखो पेड़ नहीं लगाता ये ना, अरे वो पेड़ लगा रहे थे अपनी मर्जी से लगा रहे थे यार, उनकी ड्यूटी तो नहीं थी, उनकी ड्यूटी बनती है पानी देना आपको। अंडरस्टैंड? तो ये बात है, मैंडेमस ये हो गई। दूसरा दो हमारे पास बचे हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को समझ लीजिएगा ऐसे, प्रोहिबिशन वर्ड का मतलब तो ऐसे क्लियर होगा आपको, प्रोहिबिशन का मतलब है तो रोक लगाना। तो अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी एरिया से, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर काम करता है उसको हम बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और वहां पर आप अपर कोर्ट में डालते हैं एक रिट जिसमें बोलते हैं कि सर अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट ने अपनी पावर के बाहर काम किया है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इतनी सी है। और जो रिट ऑफ सर्टिलरी है, रिट ऑफ सर्टिलरी में यह बोला गया कि जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट कुछ ऐसा काम करता है जो उसकी पावर में है ही नहीं। प्रोहिबिशन में और सर्टिलरी में फर्क समझिए। प्रोहिबिशन में जो काम किया है लोअर कोर्ट ने वो अपनी पावर के बाहर काम किया है, हमने पढ़ा भी था इसको एक दो पन्ने पहले भी, कुछ दिन पहले अपील्स में। और सर्टिलरी में क्या हो रहा है, सर्टिलरी में जो काम करना चाहिए था वो किया ही नहीं। देखिए, एक में पावर के बाहर काम किया और एक में जो काम करना चाहिए था वो किया ही नहीं। तो इसको ऐसे बना सकते हैं हम, प्रोहिबिशन में जो बाहर काम किया है वो अलाउड नहीं होना चाहिए था, और सर्टिलरी के अंदर जो अंदर काम करना चाहिए था वो काम उन्होंने क्या किया, परफॉर्म ही नहीं किया। ओके, तो अगर परफॉर्म नहीं किया अपना काम, वो कहां पे आएगा, सर्टिलरी। कहां डालेंगे, वही अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। और बाहर काम किया यानी कि अपने दायरे से बाहर काम किया, गुस्सा आएगा आपको, बिल्कुल गुस्सा आएगा सर, कहां डालेंगे, ये आएगा आपके बाहर प्रोहिबिशन में। ठीक है जी, ये आपकी रिट्स हो गई। इसमें से 3 रिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंडेमस, क्यो वारंटो और हबीज कॉर्पस। तीनों में से एक रिट पूछने को जरूर रहेगी, इनमें से भी आ सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ध्यान रखिएगा ये रिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव में भी थी और प्रोफेशनल में भी है, एक रिट जरूर आएगी पूछने को। ओके, चलो, और लास्ट जो पार्ट मेरे लिए बचा है अभी वो है एफिडेविट। यस, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है, एफिडेविट का मतलब होता है इसको हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र। कभी भी आप कसम लेते हो, ओके, एक चीज और, कसम खाई नहीं जाती है, कसम ली जाती है। ओके, मैं कसम लेता हूं, हम लोग कसम खाते हैं, पता नहीं क्यों खाने का इतना शौक है इंडियंस को। कसम खाई नहीं जाती, कसम ली जाती है। जब भी आप कसम लेते हो तो कसम आप अगर लेते हो ओरल फॉर्म में, तो सरकार ओरल बात तो मानती ही नहीं है, सरकार हमेशा रिटन बात मानती है। तो अपनी ही कसम को जाओ रिटन फॉर्म में पेपर में लिख कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं एफिडेविट। और कसम को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। ओथ का मतलब कसम खाना, कसम लेना, और जिस बात को आपने लिख कर दिया है अपनी कसम को, ओथ को जब लिखित फॉर्म में, उसको बोलते हैं एफिडेविट। और जो बंदा कसम ले रहा होता है यानी कसम खा रहा होता है उसको हम बोलते हैं डेपोनेंट। द वर्ड इज डेपोनेंट। ओके, कसम आप क्यों खाते हो भाई, देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सरकार के पास जमा करवा रहे होते हैं तो सरकार पूछती है कहीं ये फर्जी तो नहीं है, और आप बोलते हो ना सरकार फर्जी नहीं है। अगर फर्जी होंगे तो फिर आपको नहीं बोलूंगा मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, टेंशन मत लो। सरकार बोलती है पक्का तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना, हाँ सरकार मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। सरकार बोलती है ऐसे नहीं मानेंगे, कसम खाओ तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे। अब बोलते हैं हाँ सरकार कसम खाई, सरकार बोलती है मैं नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तो पता है हाँ यार चलो लिख के देता हूं। कहाँ है कापी का पन्ना पड़ा, लिख कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं जमा करवा रहा हूं वो सब कुछ सच है, सच के अलावा कुछ और नहीं है। और
अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में फर्जी पाया गया तो मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूं। सरकार बोलती है ओए एक कापी का पन्ना नहीं, स्टैम्प पेपर। आप बोलते हैं इनके ड्रामे खत्म नहीं होते, अब इनको स्टैम्प ड्यूटी भी चाहिए। चलो जी, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदा और उसमें प्रिंट आउट निकाला। ओके, आप बोलते हो सरकार ये तो बता दो एफिडेविट बनाना कैसे है। सरकार बोलती है ओए सीएस नहीं किया हुआ, ड्राफ्टिंग नहीं पड़ा हुआ, चैप्टर नंबर 8 देख लास्ट में को ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है। आप बोलते हैं हाँ सर वो दिया तो हुआ था, मैंने देखा नहीं था। ओके, तो ड्राफ्टिंग का जो फॉर्मेट है वो पूरा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया आपने। ये देखिए सारे फॉर्मेट ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बुक संभाल के रखना, फ्यूचर में आप से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बड़ी प्यार से बनाई है आपके लिए। ओके, लाइफ में कभी भी कोई ड्राफ्टिंग बनाना हो ना, ये पूरी बुक काम आएगी आपके, फेंकना नहीं इसे। सारे फॉर्मेट दिए हैं इसमें के अंदर, करना क्या है पूरा फॉर्मेट देखा, बॉस ने बोला एफिडेविट बनाया यार, आप बोलते सर अभी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गूगल पे सर्च करो, इससे मेहनत लगेगी। अरे आप कॉपी रोज ऑफिस में लेके जाते हो या ऑफिस में ड्रॉस में रखी हुई, अपनी कॉपी निकाली, एफिडेविट का पन्ना पलटा, देखा, टाइप करते गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने प्रिंट आउट निकाला एफिडेविट का और आपने सरकार को बोला, इस पे लिखा जो भी डॉक्यूमेंट्स पे सबमिट कर रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्स एकदम सच है, सच के अलावा कुछ और नहीं है। और अगर इसमें कुछ गलत निकल के आता है, ट्रू और फेयर निकल के कुछ गलत अगर आता है ट्रू और फेयर के अलावा, तो मैं उसके लिए 100% क्या हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं ऐसी गारंटी लेता हूं। अब आपने साइन किए, अपनी मोहर लगाई। अगर आप कंपनी या फर्म हो तो, अगर इंडिविजुअल हो तो अपने साइन किए काफी हैं और सरकार को जाके जमा किया, अंडरस्टैंड। और वो डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए जो डॉक्यूमेंट्स के साथ में सपोर्टिंग एफिडेविट आप लगा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, एफिडेविट कभी भी अपने आप में कोई इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट नहीं होता। एफिडेविट बस किसी डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में लगता है, क्योंकि एवी तो कसम खाने लोगे ना, किसी चीज के ऊपर कसम खाते हैं आप, किसी चीज के ऊपर कसम लेते हैं आप। तो अगर आप अपनी कोई मार्कशीट, कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह या कोई और डिप्लोमास या कोई और सर्टिफिकेट जमा करवा रहे थे और सरकार तब पूछती है आपसे भाई एकदम ट्रू फेयर है कि नहीं है, आप बोलते हैं हाँ जी सर ट्रू फेयर है। अगर नहीं विश्वास है तो एफिडेविट भी लगा देते हैं साथ में। तो एफिडेविट हमेशा एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये कभी भी अकेला नहीं जाता, इसके साथ में हमेशा कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट और अलग से होता है जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं और वो अलग से स्टेपल किए जाते हैं। ठीक है जी, चलो एफिडेविट जो बनाता है वो कौन होता है, डेपोनेंट। चलिए पढ़ते हैं फटाफट और खत्म करते हैं चैप्टर। एफिडेविट क्या है, एफिडेविट एक स्टेटमेंट है जिसमें आप डिक्लेरेशन करते हैं किसका, कसम का, ओथ। द पर्सन एग्जीक्यूटिंग एफिडेविट इज नोन एज डेपोनेंट। वो आगे डॉट 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 लग गया है, उसको हटा दीजिएगा। जो बंदा एफिडेविट बना रहा होता है, जो कसम खा रहा होता है, उसको बोलते हैं डेपोनेंट। सिंस द स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन ऑन द ओथ इज एन एफिडेविट। क्योंकि एफिडेविट के ऊपर हम कसम खाते हैं, कसम लेते हैं, तो एफिडेविट के अंदर करेक्ट और एक्यूरेट पर्टिकुलर्स होने चाहिए, सही बात होनी चाहिए। ऑब्वियसली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स एफिडेविट में बी डिजास्टर्स एंड एम्बेरसिंग। ऑब्वियसली अगर आपने खराब कसम खाई है, यानी कि गलत कसम खाई है, और कल को वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने पेश किए थे सरकार के सामने अगर वो फर्जी निकल के आ गए, तो आप तो गए काम से, डिजास्टर्स, फाइन, पेनल्टी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जो इंसल्ट होगी वो अलग से। ओके, टेंशन मत लो, हम तो लाइफ में कसम खाते रहते हैं। जो जितना कसम खाता है सबसे बड़ा झूठा होता है, और कसम तो होती है भाई तोड़ने के लिए, है भाई। नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन से बढ़ते हैं। एन एफिडेविट मस्ट बी वेरीफाइड एंड स्पेसिफाइड एज टू विच ऑफ इट्स कंटेंट्स आर ट्रू ऑन द बेस ऑफ पर्सनल नॉलेज एंड एज टू विच द कंटेंट्स आर बिलीव टू बी ट्रू ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय डेपोनेंट। ऑब्वियसली बात है, वही पुरानी बात बोली गई है कि जो भी एफिडेविट आप बना रहे हो उस पर ये लिखना मत भूलें कि जो भी आपने लिखा है या जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ ट्रू है और आपकी नॉलेज के हिसाब से है। और ऐसा कुछ भी अगर कुछ गलत अगर होता है तो आपको उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो, लायबल हो। ओके, तो फर्स्ट पैरा हो गया मीनिंग ऑफ एफिडेविट और सेकंड पैराग्राफ हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एफिडेविट। चलिए, जब भी आप एफिडेविट ड्राफ्ट करें तो इन बातों का जरूर ख्याल करें कि एफिडेविट किस तरह से बनाया जाएगा। इस रूल्स को पढ़ेंगे और साथ में जो आपको नीचे एफिडेविट का जो फॉर्मेट दिया गया है इसको भी जरा देखते जाएंगे साथ साथ में। डेपोनेंट को प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा अपना नाम, अपनी एज और रेसिडेंट का नाम। ठीक है भाई, क्या हमने मेंशन किया हुआ है वहां पे, देखो राइट हैंड साइड में पेज 135 पे ऊपर, यस, मिस्टर नाम भी है, सन ऑफ फादर का नाम भी है, एज भी है और RO रेसिडेंट ऑफ भी है। नंबर 2, एफिडेविट मस्ट कंटेन्स द ओथ और एफर्मेशन बाय द डेपोनेंट ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो भी एफिडेविट आप बना रहे हो उसमें ये वर्ड से स्टार्टिंग होनी चाहिए। किस वर्ड से, आई डू हियर बाय सोलमनी अफर्म एंड डिक्लेयर्स एज अंडर। मैं इस प्रकार से कसम खाता हूं। क्या ये वर्ड्स आपको मिल रहे हैं अपनी ड्राफ्टिंग के अंदर? यस, मिल रहे हैं सर। I dash son of dash is dash resident of dash do hereby solemnly affirm and declare as under। मिल गया आपको पेज 135 पे टॉप पे। ठीक है,
और क्या होना चाहिए एफिडेविट के अंदर? नंबर 3, इट शुड ऑलवेज बी ड्रॉन इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मैं कसम खा रहा हूं, ओके, आई हियर बाय ओथ। ऐसा नहीं होना चाहिए दिस ओथ हैज बीन कन्फर्म्ड बाय मी। ओके, आपको पता है ना, एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, पैसिव वॉइस नहीं होनी चाहिए। पढ़ा था आपने शायद सेकंड फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वो होना चाहिए। ओके, डायरेक्ट लैंग्वेज। ये कसम मेरे द्वारा खाई गई है, ये क्या होता है? मैंने कसम खाई है, ऐसे बोलो ना। नंबर 4, द एलिगेशंस इफ एनी इन द एफिडेविट शुड नॉट बी वेग। अगर आप कोई इल्जाम लगा रहे हैं एफिडेविट के अंदर तो वो झूठे नहीं होने चाहिए, बेकार के नहीं होने चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, साफ साफ बात होनी चाहिए। नंबर 5, एफिडेविट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली। ऑब्वियसली बात है, आपको ये पता ही है, जब भी कोई बड़ी थ्योरी आए तो उसको पैराग्राफ में डिवाइड करना होता है। हमने इसकी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और 1 by 1 2 3 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी होने चाहिए। नंबर 6, any place or persons referred to in the affidavit must be specified with all the particulars। जो भी चीजें रेफर कर रहे हैं एफिडेविट के अंदर, उसको आप सीरियल वाइज भी लगाएं कि क्या क्या स्पेसिफाई होना चाहिए ना, पर्टिकुलर्स वगैरह होनी चाहिए। नंबर 7, एफिडेविट मस्ट नॉट रिलेट टू एनी फैक्ट विद विच इज विद इन द पर्सन नॉलेज ऑफ सम अदर पर्सन। एफिडेविट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होनी चाहिए जो किसी और इंसान से जुड़ी हुई हो। ओके, आपको जो पता है ना वो बताइए। आप ये ना लिखे एफिडेविट के अंदर कि सर मैं कसम खाता हूं कि किसी और इंसान को भी ये चीज पता है। नो, आपको जो पता है अपनी गारंटी लो। ओके, कल को दूसरा बंदा मना कर दे, ना सर मुझे तो ये पता ही नहीं है, फिर आप क्या बोलोगे? सर आप ये कसम कैसे खा सकते हो कि मैं कसम खाता हूं कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है? ना, आप अपनी कसम खाओ ना। उससे ही कसम दिलवाने के लिए हम उससे एफिडेविट साइन करवा लेंगे। ओके, नंबर 8, इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ऑब्वियसली एफिडेविट स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है, बताया मैंने अभी। नंबर 9, एफिडेविट आर चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, हाउएवर नो स्टैम्प ड्यूटी इज चार्ज्ड इफ एफिडेविट इज फाइल्ड विद सुप्रीम कोर्ट। सारे एफिडेविट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देनी जरूरी है, लेकिन जो एफिडेविट आपको कोर्ट में फाइल करने पड़ते हैं उसको हमने स्टैम्प ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। आपको उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी कोर्ट फीस में इंक्लूड होती है। सच एफिडेविट आर लायबल टू पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट फीस। बता दिया मैंने आपको बातों बातों में कि आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती, क्योंकि वो कोर्ट फीस जो आप पे करते हो ना, जो भी आप 40,000 50,000 पे करते हो कोर्ट के अंदर केस जमा करवाने के लिए, केस शुरू करवाने के लिए, तो वो कोर्ट फीस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ओके, एंड नंबर 10, इट मस्ट बी सोन बिफोर द ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक और मजिस्ट्रेट। तो आपको अपने मजिस्ट्रेट साहब यानी कि जज साहब के सामने वो कसम खानी होती है, यानी कि वो ओथ लिखनी होती है या एफिडेविट जमा करवाना होता है। बुरी बुरी बात आपकी खत्म हो गई और लगे हाई चैप्टर भी खत्म हो गया। इस चैप्टर काफी बड़ा था, मतलब, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था मेरे ख्याल से, और बातों बातों में हमने ये चैप्टर कर लिया। कहीं कोई डाउट है प्लीज देखिएगा, और ऑब्वियसली घर जाके आपको ये चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना भी है। और मैं चाहता हूं जो जो मैं समझाता हूं एज एग्जाम्पल्स उसको आप लिखते भी जाया कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल देता हूं जल्दी जल्दी में और आप शायद सुन नहीं पाते होंगे, कोई बात नहीं। ऑनलाइन क्लास में और सैटेलाइट क्लास में यही तो बात है। सैटेलाइट में तो जो बोल दिया सो बोल दिया, ऑनलाइन में तो आप अपना जो माउस है उसको पूरा पीछे लेके फिर से दोबारा से ओके रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो मेरे एग्जाम्पल्स को अपने उन पैराग्राफ के सामने लिखा कीजिए साथ साथ में, ताकि आपको याद रहे घर जाके भी कि सर ने इसके ऊपर क्या एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल वो इस क्लास में भी याद रहेंगे। स्टूडेंट्स तो ये तक बोलते हैं सर आपने आपके पढ़ाने के बाद हमने घर जाके पढ़ा ही नहीं और एग्जाम टाइम में बस पढ़ के हल कर चले गए, और उससे उनके 67 मार्क्स वगैरह आ गए। तो पिक्चर बनानी बड़ी जरूरी है एग्जाम में। माइंड में पिक्चर बन जाए ना, इससे बड़े कोई चीज ही नहीं है। मूवीज याद कैसे हो जाती हैं और स्टोरीज नॉवेल्स याद क्यों नहीं होती? क्योंकि अवश्य साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो चीज हम देखते हैं वो हम जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज याद थोड़ी कम रहती है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूं कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको अगर दिमाग में पिक्चर बना दो। ओके, वीर ज़ारा मूवी याद आ गई, अभी वीर ज़ारा ऑब्वियसली आप भूलेंगे नहीं कि वीर ज़ारा किस चीज के लिए है, और साम्या सिद्दीकी रानी मुखर्जी एक्चुअली उस मूवी में क्या हुआ था। तो अगर हम किसी भी सीन को अगर रिलेट कर ले किसी भी थ्योरी के साथ में, वो चीज कभी भूलते नहीं है। और मैं तो चीज के साथ ऐसे ही करता हूं, ठीक है। वरना सर थ्योरी को समझना या थ्योरी को याद रखना आसान नहीं है। आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये एक आर्ट है। चैप्टर नंबर 8 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके जी, दिस ऑल वी हैव डन एंड थैंक यू वेरी मच। यू आर मगरमच्छ।